हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। अभी गुड नाइट नहीं, अभी कर रहे हैं सर हम लेक्चर नंबर 3। किसका लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं बॉस? ऑडिट रिपोर्ट, चैप्टर नंबर 8। इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर? सर काफी सारी चीजें हो चुकी है। एक तो ऐसे 700 के बारे में हम लोगों ने सीख लिया है कि यार ओपिनियन फॉर्म कैसे करते हैं, और फॉर्म करने के बाद उस ओपिनियन को एक्सप्रेस, इजहार कैसे करना है ऑडिट रिपोर्ट में, ये सब पढ़ना हमने। पढ़ लिया कि यार ओपिनियन दो तरीके की होती है, अच्छी और बुरी, अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड, और मॉडिफाइड के भी 3 रूप होते हैं। ये 705 के अंदर भी अपन ने देखा था। फिर लास्ट चीज जो हम लोगों ने की थी वो ये की थी बेटा, ऐसे 706 में क्या था कि सर आप है ना 2 एडिशनल पैराग्राफ, एडिशनल कम्युनिकेशन कर सकते हो, और ये ऑडिटर के जजमेंट पे निर्भर करता है कि क्या ये कम्युनिकेशन करना है या नहीं करना। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में आप वही चीज लिख सकते हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड है। मतलब कहीं ना कहीं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, उसके बारे में एक्स्ट्रा ज्ञान अगर देना है तो वो आएगा एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। वहीं अदर मैटर पैराग्राफ में क्या आएगा सर कि देखो यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर आपको किसी भी चीज के बारे में अगर एक्स्ट्रा ज्ञान देना है, एडिशनल कम्युनिकेशन करना है, तो वो कम्युनिकेशन होगा कहां पर? अदर मैटर। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए थे कि सर ऑडिट के बारे में इन जनरल आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देना है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देना है, ऑडिटर की रिपोर्ट के बारे में अगर कुछ भी बोलना है, और भी किसी चीज जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर के हूं, वो आप कहां लोगे? अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर। आज क्या करने वाले हो सर? बॉस आज अपन ऐसे 701 को करेंगे, 710 को करेंगे, उसके बाद ब्रांच ऑडिट करेंगे, जॉइंट ऑडिट करेंगे। मेरे हिसाब से इतना तो हो ही जाएगा। फिर देखते हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो ड्यूटीज है और कारो जो है वो हम क्या स्टार्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो बाद की बात है। अभी इतना सारा तो देख लेते हैं, छोटे छोटे से यार ये सारी चीजें, ज्यादा टेंशन होगी नहीं। आ जाओ, स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर विद द टॉपिक कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, की मैटर है, ठीक है, ऑडिट रिलेटेड। आज क्या चाहेगा, आज तू भी बेटा एक शेयर होल्डर है, मान ले किसी कंपनी का शेयर होल्डर है, ठीक है, तेरे को हर साल इतनी मोटी सारी ऑडिट रिपोर्ट दे देते हैं, एनुअल रिपोर्ट क्या ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सब देते हैं। इतना समय है किसी के पास कि सर मैं एक एक चीज, और अगर मैं मल्टीपल कंपनीज का शेयर होल्डर हूं तो मैं एक एक चीज पढ़ूंगा? नहीं सर, आजकल की दुनिया है वो शॉर्ट्स पे चलती है, शॉर्ट्स। ठीक है, हम लोग भी शॉर्ट्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को चाहिए यार जल्दी जल्दी जो मेन मुद्दे की बातें है ना वो जल्दी जल्दी करके खत्म करो, ठीक है। और उसी कॉन्सेप्ट पे क्या हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट पे हुआ है सर ऐसे 701 आया है कि सर ऑडिट रिलेटेड जो सिग्निफिकेंट मैटर है, ठीक है, ऐसे मैटर्स जो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट का क्या मतलब हुआ? इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है या की मैटर है? की है, बहुत, ठीक है, चाबी है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जो भी मैटर है एज पर ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट। अब हर ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट अलग अलग चीजें बोलेगा। कोई किसी ऑडिटर को लगेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी को लगेगा अरे यार ये तो इजी सी है, बकवास है। तो ये ऑडिटर टू ऑडिटर डिफर करेगा बेटा, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करते हैं ये मैटर्स? ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे करते हैं। किसी भी ऑडिटर के हिसाब से कोई भी मैटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ करंट ईयर ओनली। बेटा ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर आप सिर्फ जिस साल की ऑडिट कर रहे हो ना उस साल के बारे में लिखोगे, ठीक है। जिस साल की ऑडिट कर रहे हो उसी के, आप सर उससे पिछले साल का अगर कुछ होने वाला, अरे नहीं, वो सब की ऑडिट मैटर में नहीं आएगा। की ऑडिट मैटर में तो सिर्फ करंट ईयर के जो सिग्निफिकेंट मैटर है, जो भी ऑडिटर टू ऑडिटर डिफर कर सकते हैं, क्योंकि एज पर ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट है, वो सारे आप कहां पे लिखोगे? की ऑडिट मैटर के अंदर लिखोगे। अब सर इससे क्या होगा, क्यों लिखें सर, हम क्यों कर रहे हैं सर ये इंपॉर्टेंट मैटर अलग से क्यों दिखा रहे हैं? ताकि देख बेटा, तू शेयर होल्डर है, ठीक है, तू इन्वेस्टर है, तू सरकार है, तेरे को जानना है, मेरे को यार देखो इधर उधर की बातें नहीं चाहिए, मेरे को तो मेन चीजें बता दो क्या क्या हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से मैं अपने डिसीजंस लूंगा। तो ये मेन मैटर्स हैं। इससे क्या होता है सर? इससे कम्युनिकेटिव वैल्यू जो है ऑडिट रिपोर्ट की, मतलब आपके ऑडिट रिपोर्ट और अच्छे से समझ में आती है, लोगों को कम्युनिकेट ज्यादा अच्छे से कर पाती है ये ऑडिट रिपोर्ट इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल
स्टेटमेंट से बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। अब ये ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी वाला हो सकता है बेटा एमसीक्यू कि सर की ऑडिट मैटर का क्या फायदा, ठीक है, फायदा, ठीक है, बेनिफिट्स, ऑल ऑफ यू लिख लो, ठीक है। बेनिफिट से पहले मैं एक बार पूरा ही ये करवा देता हूं, एक काम करते हैं पूरा लिख लेते हैं। यार सर की ऑडिट मैटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मैटर बता दो सर, हमें सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बच्चा भी बोलेगा नाम ही की ऑडिट मैटर है, मुझे सब कुछ मत पढ़ाओ, मेरे को तो इंपॉर्टेंट चीजें बता दो। तो देखो बेटा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई ये है एसए 701, ये ध्यान रखना कि कौन सा ऐसे आएगा, 701 आएगा। की ऑडिट मैटर एज पर, ऑल ऑफ यू लिख रहे हो, ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर। क्या है ये मैटर? बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है सर, ठीक है। ओके सर समझ में आ गया। सर फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है ऐसे 701 का? सर ऐसे 701 के दो बेनिफिट, इनहांस कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है, कम्युनिकेटिव वैल्यू, ठीक है। किसकी सर कम्युनिकेटिव वैल्यू? सर ऑडिट रिपोर्ट की। और क्या सर फायदा? सर एक और फायदा है कि ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड कर रहा है सर? ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी है मतलब इंपॉर्टेंट चीजें कहीं छुपाई वुपाई नहीं गई है, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। सर ये की ऑडिट मैटर सिर्फ ओनली करंट ईयर के होने चाहिए जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो, पिछले सालों के मैटर यहां पे नहीं आएंगे, याद है? पक्की बात? चलो ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ऑब्जेक्टिव है की ऑडिट मैटर के कि सर ऑडिटर को क्या करना है, एक तो पता लगाना है, ऑडिटर को ही पता लगाना है कि कौन कौन से की ऑडिट मैटर्स हैं, और दूसरा पता लगाने के बाद उनकी ऑडिट मैटर्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कम्युनिकेट करना है। पता लगाएगा ऑडिटर अपनी बुद्धि, प्रोफेशनल जजमेंट लगा के, अपनी बुद्धि लगा के कि अच्छा ये वाले मैटर मेरे हिसाब से की ऑडिट मैटर हो सकते हैं, ये वाले नहीं हो सकते। एक बार पता लगा लिया तो फिर मन में तो नहीं रखना, कम्युनिकेट करना है। सिंपल सी बातें, एग्जाम में आती भी नहीं है ऐसी बातें, घटिया बातें। फिर सर मुझे कैसे पता, मेरा तो प्रोफेशनल जजमेंट हिला हुआ है सर, मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर होना चाहिए? मैं ऑडिटर हूं सर, मुझे तो सब कुछ ही इजी लग रहा है, ठीक है। मैं आज बहुत खुश हूं सर, ठीक है। मेरे को दुनिया में, मैं भयंकर पॉजिटिव आदमी हूं, ठीक है। कोविड पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे, मैं बहुत आशावादी आदमी हूं, सब कुछ अच्छा लगता है मेरे को, तो कोई भी मैटर इंपॉर्टेंट लग ही नहीं रहा, ठीक है। सब बकवास है सर, क्या चल रहा है? तो अब सुन लो, इसीलिए कौन से मैटर की ऑडिट मैटर होते हैं जनरली, ठीक है। वैसे ऑडिटर टू ऑडिटर ये डिफर कर सकता है बेटा, लेकिन जनरली कौन से मैटर वो है जो की ऑडिट मैटर हो सकते हैं? जरूरी नहीं है सर हो, लेकिन हो सकते हैं। तो डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, कौन से मैटर्स जनरली की ऑडिट मैटर्स हो सकते हैं, ठीक है। कौन से मैटर हो सकते हैं बॉस? विच मैटर्स जनरली आर की ऑडिट मैटर्स? तो सर सुनो, कॉमन सेंस की बात है, वो सभी एरिया जहां पे रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट छोटी मोटी नहीं सर, छोटी मोटी का तो सर हमको दिक्कत ही नहीं होती है, हमको दिक्कत ही बड़े मटीरियल मैटर्स की मिसस्टेटमेंट की होती है सर। इमटीरियल मिसस्टेटमेंट की दिक्कत नहीं होती। और एक बात और अपने को पता है कि सर ये जो मिसस्टेटमेंट है ना, मटीरियल वाले मिसस्टेटमेंट जो है ना, वो भी पक्का नहीं है कि हर ऑडिट में होके रहेंगे।
रिस्क है सर, चांसेस है होंगे। और एज अ ऑडिटर मेरे को क्या देखना है, मेरे को यही पता लगाना है कहां रिस्क है बड़ी गड़बड़ी होने का। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, ROMM, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो जहां पर भी वो एरिया है जहां पे हायर है असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एज अ ऑडिटर मेरे को लगता है यहां पे, ठीक है। कैश कहां पड़ा है सर, वो देखो वो सामने पड़ा ना, वो देखो बंडल के बंडल लगे हुए हैं सर, इसके ताला चाबी ये वो, कि नहीं सर हमारे सारे एम्प्लॉय घर वाले हैं, ठीक है, कोई ताला चाबी नहीं है सर, कोई कहीं कहीं नहीं जाएगा। सर ऑडिटर के दिमाग में रिस्क है सर, बहुत बड़ा रिस्क है, असेस रिस्क, ठीक है। हमने गेट खोला, सामने नोटों की गड्डी पड़ी है, जस्ट इमेजिन मैंने अलग सर का ऐसे केबिन खोला, ठीक है, नोटों की गड्डी। अब मैं खुद, मेरा मन इधर उधर नहीं हो जाएगा क्या कि यार दो चार गड्डियां डाल देते हैं पॉकेट के अंदर, है मन करेगा नहीं करेगा, रिस्क है नहीं है, बिल्कुल है सर, आप तो बहुत बड़े रिस्क हो सर। तो ऐसे सारे एरियाज, ठीक है, ऐसे सारे एरियाज जहां पे एज पर ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट उसको असेस होता है कि यार रिस्क हो सकता है, जरूरी नहीं है कि रिस्क होगा। ये तो ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर लगा के चेक करेगा कि क्या रिस्क है क्या रिस्क नहीं है। तो वो सारे एरियाज जहां पे हायर है असेस्ड ROMM, या जहां पे भैया मिल ही चुका है, सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हो चुका है, ऐसे 315 के हिसाब से। अब ये 315 अपन दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, तुम्हारे कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है बेटा, ये नया नहीं है, पहले से भी चलता आ रहा है, अभी भी ये चीज है। तो सिग्निफिकेंट रिस्क मिल गया, आइडेंटिफाई हो गया। पहले वाले में क्या है, ऐसे एरिया जहां पे असेस कर रहा है कि रिस्क है सर, अभी जरूरी नहीं है। पहले वाले में तो हम सबको लग रहा है, ठीक है, कि रिस्क हो सकता है। दूसरे वाले में तो रिस्क मिल गया, सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया है हम लोगों ने, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आया, रिस्क वाला बात है। जहां रिस्क ज्यादा है होने की संभावना है, वो ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिख देगा, देख भाई मेरे हिसाब से ये सारी जो जगह थी ना एंटिटी की, यहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा है। या जो ऑडिटर ने अपनी मेहनत करके ऑडिट प्रोसीजर लगा के रिस्क ढूंढ लिए, ठीक है, कि अंकित सर अलग सर के केबिन में बार बार आते जाते हैं, उनको कोई काम नहीं, अलग सर से कोई बात नहीं, अलग सर जानेंगे नहीं शायद अंकित सर को, लेकिन 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 नोटों की गड्डी अंकित सर, सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई, ठीक है, हमने कर लिया, तो ये भी हम अपने की ऑडिट मैटर में लिखेंगे, वो भी सिर्फ इसी साल के, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स का जजमेंट रिलेटिंग टू एरियाज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। हुआ क्या, मैनेजमेंट जब प्रिपेयर कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो तुम लोगों को पता है कि मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट बॉस जजमेंट लेता है, इतना प्रोविजन डालो, इतना रिजर्व डालो, इतना डिविडेंड कर दो, ठीक है, इसको बैड डेथ में उड़ा दो, कई सारे जजमेंट लेता है यार मैनेजमेंट। और छोटे मोटे जजमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं सर, मैनेजमेंट ने जो सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट ने जजमेंट लिए हैं उसके बारे में सिग्निफिकेंट ऑडिटर का जजमेंट। मैनेजमेंट ने जजमेंट किया कि देखो भैया डायरेक्टर्स को जितना पैसा हमने लोन पे दिया था पूरे को राइट ऑफ कर दो, मैनेजमेंट का जजमेंट है। कितना है सर, 200 करोड़ रुपया हमने अपने डायरेक्टर्स को लोन पे दिया था, कोई बात नहीं है सर, अपने ही तो बंदे हैं, उड़ा देते हैं। ये सारा जजमेंट भी किसने लिया, वो डायरेक्टर ने लिया कि हमने जितना पैसा लोन पे लिया है उसको उड़ा दिया जाए। सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट का जजमेंट, इस पे ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शांत रहेगा क्या बात कर रहे हो सर, बैंड बजा देगा ऑडिटर। तो सिग्निफिकेंट ऑडिटर का जजमेंट अबाउट सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट का जजमेंट। और तीसरा, इफेक्ट ऑन ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शन अक्रूड ड्यूरिंग द पीरियड, कि इस साल में कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है या सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हुआ है। सिग्निफिकेंट इवेंट मतलब सर लाइक फॉर एग्जांपल कोविड-19 आना वाज अ सिग्निफिकेंट इवेंट ओवरऑल, ठीक है, कईयों की सेल्स गिरी, कईयों की सेल्स बढ़ी, एडटेक की सेल्स बढ़ी है बेटा, ठीक है, कोविड-19 वाज गुड। लेकिन आज कोई भी नॉर्मल व्यापारी है, ठीक है, रियल एस्टेट की बात करते हैं, रियल एस्टेट घर वर की जमीनों की कीमत एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गई, हर एक जना एकदम किसी भी रेट पे अपनी जमीनें या घर वर निकालने के पैसे नहीं थे ना यार लोगों के पास। तो कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट या सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो इस साल करंट ईयर में हुआ, ये सारे, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, ये की ऑडिट मैटर है। ऑल ऑफ यू आई वुड लाइक कि तुम इन सबको लिखोगे, पहले ये अलग टॉपिक है इसको लिखेंगे, ऑल ऑफ यू लिखो की ऑडिट मैटर, ठीक है। पहला
एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम याद करके लिखो। मेरा ये चेक करके कॉपी करने में कोई बहादुरी नहीं है बेटा, ये कोई मतलब नहीं है इसका। तुम याद करके लिखोगे वो ही रियल तैयारी है, फास्ट ट्रैक हो तुम लोग, ठीक है। तुम्हें पॉज कर करके ये चीजें आगे करनी है, याद करो, लिखो, आगे बढ़ो। और सिग्निफिकेंट रिस्क जिसको ऑडिटर ने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है, ये दोनों। दूसरा सर, सिग्निफिकेंट ऑडिटर का जजमेंट किसके बारे में, अबाउट सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट के जजमेंट पर। ठीक है, बार बार वर्ड आएगा बेटा सिग्निफिकेंट, अभी देखते हैं। तीसरा, सिग्निफिकेंट इवेंट्स या सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस। वर्ड, द की वर्ड इज सिग्निफिकेंट। यहां पे रिस्क की बात हो रही है, पहले वाले में यहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। और यहां पे सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। क्लियर क्लियर, पक्का पक्का, कोई तकलीफ नहीं, अच्छे से याद हो गया। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, बहुत बार आया हुआ है, फिर आ सकता है। कौन से मैटर होते हैं की ऑडिट मैटर? सर ये मैटर होते हैं की ऑडिट मैटर। अब ये तुम लोग को वो 13 पॉइंट्स याद है क्या? टाइटल, अड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, छठा क्या था, की ऑडिट मैटर एज पर एस 701। याद आया क्या? तो सुनो, क्या अलग से ऑडिट रिपोर्ट में इसको जगह दी गई है? बिल्कुल सर, 6 पॉइंट दिया गया है। तो सुनो, की ऑडिट मैटर का एप्रोप्रिएट सब हेडिंग होगी हर मैटर की, मतलब मेन हेडिंग आ गई की ऑडिट मैटर। अब पहला मैटर है मैटर नंबर 1, उसकी सब हेडिंग लिखोगे, उसके बारे में ज्ञान दोगे। फिर मैटर नंबर 2, वो एक सब हेडिंग हो गई, उसके बारे में ज्ञान। ऐसे मेन हेडिंग की ऑडिट मैटर, उसके नीचे सब हेडिंग 1, सब हेडिंग 2, सब हेडिंग 3, ऐसे चलता जाएगा। तो एप्रोप्रिएट सब हेडिंग मिलेगी सर हर मैटर की। सेपरेट सेक्शन होगा, पॉइंट 6 है ना सर हमारा, पॉइंट 6 ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, है ना। तो बिल्कुल सेपरेट सेक्शन दिया गया है इसको। एंड इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज जो भी होगी वो स्टेट करेगी कि सर यहां पर जो भी मैटर लिखा हुआ है की ऑडिट मैटर के बारे में, जब तुम लोगों को ज्ञान दोगे कि क्या होते हैं, ठीक है। अब मान के चलोगे कि तुमको पता है कि ऑडिट मैटर क्या है, एक नॉर्मल लेमैन को, एक नॉर्मल बंदे को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा है, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहा है, शायद उसको नहीं पता होगा अच्छा यहां पे है क्या सारे इंपॉर्टेंट मैटर। तो भैया तुम उनको बताओगे, सुनो भाई, ठीक है, ये जो मैटर है ना, वो आपकी लैंग्वेज क्या रहेगी, ये वो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है एज पर ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। दूसरा, यहां पे जो मैटर्स है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के हैं, सिर्फ ट्रेडिंग P&L या बैलेंस शीट के अलग अलग के नहीं है। इनफॉर्मिंग ऑडिटर्स ओपिनियन एंड डज नॉट प्रोवाइड सेपरेट ओपिनियन। सेपरेट ओपिनियन मतलब हमने ऊपर लिख दिया अनमॉडिफाइड ओपिनियन के सब बढ़िया चल रहा है, नीचे की ऑडिट मैटर में लिखते हैं कि यार सब बढ़िया तो नहीं चल रहा, ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत आ रखी है। अरे जब बहुत बड़ी दिक्कत आ रखी है तो ऊपर अनमॉडिफाइड क्यों दे दिया? तो यहां पे आप कोई भी ऐसा मैटर नहीं लिख सकते जो मेन आपकी ओपिनियन है ना, जो पॉइंट 3 में आपने लिखी थी उससे अलग हो जाए, ठीक है। पॉइंट 3 में सब अच्छा चल रहा है, यहां पे सब खराब कर दिया तुमने, ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है, पक्का? कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर, मतलब की ऑडिट मैटर में क्या नहीं लिख सकते, इसका क्या मतलब हुआ, की ऑडिट मैटर में क्या नहीं
ठीक है, की ऑडिट मैटर में आप क्या नहीं लिख सकते सर? ऑप्शन ही नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। किस बात का? नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। मैंने बोला था ना, ऊपर अनमॉडिफाइड दे दिया, यहां पे मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। ऊपर ही सर मॉडिफाइड है, तो बेटा जब ऊपर ही आपने दिक्कतें बता दी है, ठीक है, बेसिस और मॉडिफाइड ओपिनियन आपने बता दिया, तो कोई की ऑडिट मैटर बचेगा कहां? सारे इंपॉर्टेंट मैटर तो आप ऊपर लिख चुके हो, तो जब मॉडिफाइड ओपिनियन है ना, तो वहां पे की ऑडिट मैटर नहीं आएगा। या डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट applicable financial reporting framework requires management to achieve fair presentation। ये तो हमें पता है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाएगा, एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनाएगा, ठीक है, ताकि फेयर प्रेजेंटेशन हो। ये बातें भी आप यहां पे नहीं लिखोगे सर, ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाएगा ना। ये बात कहां जाएगा? ये वाला सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉइंट नंबर 7 है हमारा, ठीक है, उसमें जाएगा। तो इसमें क्यों लिखोगे? रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद SF 570 व्हेन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। सर अलग से जगह दे रखी है, पांचवा पॉइंट जो है उसमें अलग से जगह दे रखी है कि जब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, गोइंग कंसर्न है या नहीं, ठीक है, तो और सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर, वही जो अभी। तो बेटा ये सारी चीजें क्या है? सेम हो गई हमारी इंफोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ये तुमको एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया कि यार एक ही जगह आपने वो चीजें पढ़ी, वही वाली चीजें यहां पर भी है, तो टाइम बचता है। समझ में अगर वहां पे आ गया तो यहां पे तो आना ही है। सर वहां पे भी नहीं आया था, अच्छा अच्छा। फिर TCWG जो होते हैं, ठीक है, नेता लोग जो है, उनको आप कम्युनिकेट करोगे की ऑडिट मैटर्स पहले ही, ऑडिट रिपोर्ट में लिखने से पहले ही, कि भाई TCWG मेरे को ये सारे मैटर की ऑडिट मैटर लग रहे हैं। और अगर आपको नो की ऑडिट मैटर, कोई की ऑडिट मैटर मिल ही नहीं रहा एज पर फैक्ट सर्कमस्टेंसेज या ऑडिट, तो ये बात भी आपको बतानी पड़ेगी TCWG को। TCWG को रिपोर्ट में लिखने से पहले या तो की ऑडिट मैटर बता दो, या ये बता दो कि भैया मुझे कोई की ऑडिट मैटर नहीं मिला, मैं बहुत अच्छा पॉजिटिव इंसान हूं। चलो खत्म, ऐसे 701 खत्म। जी हाँ सर, इतना सही था। सारी चीजें बहुत बड़ी सारी नहीं होती है बेटा, ठीक है, लाइफ इतनी भी खराब नहीं है हमारी। तो ऐसे 701 जो है वो इतना सही है, इंपॉर्टेंट। जी हाँ नोट से, जी हाँ नोट से करोगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम यहां पे नहीं देखेंगे, क्योंकि सवाल आते हैं, ठीक है। बन सकता है 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, कुछ भी यहां पे बन सकता है सवाल, तो बिल्कुल अपन इसको बुक से भी करेंगे। ऐसे है 701 डील्स विद ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर कम्युनिकेट करना है उसको। क्या कम्युनिकेट करेगा सर? वो की ऑडिट मैटर्स को कम्युनिकेट करेगा इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। इट इज इंटेंडेड टू एड्रेस बोथ ऑडिटर्स जजमेंट एज टू व्हाट टू कम्युनिकेट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ सच। क्या कम्युनिकेट करेगा और किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा। की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन है बेटा यहां पे, ठीक है, क्या डेफिनेशन है? की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर मोस्ट सिग्निफिकेंट, वर of most significance in the audit of financial statement of the current period. Key audit matter are selected from matters communicated with those charged with TCWG। उनसे बातचीत करके ही आपकी ऑडिट मैटर लिखते हो। पर्पस एज पर ऐसे 701 की कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। द पर्पस क्या है सर? पर्पस सर 2 पर्पस है, ठीक है। पहला ये बेनिफिट है या पर्पस है, इनहांस कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, सर ये पहला हो गया। बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर, दूसरा हो गया प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ये दूसरा हो गया। अबाउट द ऑडिट that was performed, communicating key audit matters provide additional information। ये भी क्या है सर? ये भी EOM and OM पैराग्राफ की तरह, emphasis of matter and other matter पैराग्राफ की तरह, ये भी क्या है? अतिरिक्त जानकारियां हैं की ऑडिट मैटर। याद करो जब 13 पॉइंट कराया था तो इसको लाल से किया था, मतलब हर एंटिटी को जरूरी नहीं है, हर एंटिटी में ये जरूरी नहीं है कि हम की ऑडिट मैटर बताएंगे। याद है बेटा मैंने तुमको बताया था लिस्टेड एंटिटीज में बताएंगे, और ऐसी जगह जहां पे लॉ रेगुलेशन या टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट हमें कंपलसरी करते तो बताएंगे, अदरवाइज नहीं बताओ चलेगा। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है टू द इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू असिस्ट देम इन अंडरस्टैंडिंग दोज मैटर दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट
जो थे मोस्ट सिग्निफिकेंस थे इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड. Communicating key audit matter may also assist intended user in understanding the entity and areas of significant. अब ये significant वाले नाटक आगे करेंगे. Significant management judgment in the audited financial statement, ये बातें आगे करेंगे. Objective क्या है? As per 701 objectives of the auditor कि भैया पहले तो तू determine कर कि कौन से हैं key audit matter. पहले तो तू determine कर कि कौन से हैं key audit matter. ये पहला काम कर. Determine करने के बाद उन मैटर को क्या करेगा भाई? तू कम्युनिकेट करेगा. कम्युनिकेट मैटर्स, ठीक है, बाय डिस्क्राइबिंग देम इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. पहले डिटरमाइन कर कौन से की ऑडिट मैटर है. डिटरमाइन कर लिया, पता लगा लिया, तो अब कम्युनिकेट कर दे लिखित में. अब डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर वेरी इंपॉर्टेंट. याद है बेटा कौन कौन से होते हैं की ऑडिट मैटर? एरियाज ऑफ, याद है, लिखा था तुम लोगों ने. इंपॉर्टेंट है, याद है नहीं है? याद है तुझको, मैंने कहा था मुझसे नहीं रूठेगा कभी. दिल की आज मिले हो. The auditor shall determine from the matters communicated with TCWG those matters that required significant auditor का attention in performing the audit. In making this determination, the auditor shall take into account. ये सब बकवास. मेन मुद्दा यहां पे आया सर. पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 जितना हम लोगों ने हाथ से लिखा था, अगर तुम लोगों ने उस चीज को सेंटेंस में बना दिया तो बात ही खत्म हो जाती है. इतना ही चाहिए. एरियाज ऑफ, ऐसे एरियाज जहां पे ज्यादा है. क्या ज्यादा है? असेस्ड ROMM ज्यादा है सर, या जहां पर सर सिग्निफिकेंट रिस्क हमको मिल ही चुके हैं. दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट ऑडिटर का जजमेंट किसके बारे में? सर सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट के जजमेंट के बारे में. ठीक है. तीसरा सिग्निफिकेंट इवेंट्स और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस वाले मैटर. उम्मीद करता हूं ये कि आपको याद होगा. ये याद है तुझको? ठीक है. The auditor shall determine which of the matters determined as stated above were of most significance in the audit of financial statement of the current period and therefore are the key audit matters. कम्युनिकेट कैसे करेंगे सर? दिया है ना, छठा पॉइंट दिया है ना, वहां पे कम्युनिकेट करोगे. तो ऑडिटर शैल डिस्क्राइब ईच की ऑडिट मैटर एप्रोप्रिएट सब हेडिंग. हर मैटर के लिए, ईच के लिए अलग सब हेडिंग होगी और अलग से इनको जगह दी जाएगी. पॉइंट 6 दिया जाएगा, सेपरेट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंडर द हेडिंग. मेन हेडिंग क्या है? की ऑडिट मैटर. इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में सर कैसे शब्दों का प्रयोग होगा इन दिस सेक्शन? कि सर की ऑडिट मैटर वो मैटर है जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और सिर्फ वो करंट पीरियड के मैटर है. ठीक है. These matters were addressed in the context of the audit of the financial statement as a whole. FS as a whole की बात कर रहे हैं सर, अकेले पार्ट्स की बात नहीं कर रहे. And forming the auditor's opinion thereon. And auditor does not provide. तीसरा काम क्या है सर? अलग ओपिनियन इन मैटर्स पे हम नहीं दे रहे. जो ऊपर की हमारी ओपिनियन है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, उन्हीं की बात चल रही है. Communicating key audit matter in the audit report is of the context having formed an opinion. FS as a whole. Communicating key audit matter in the audit report is not a substitute. किसका? ये डिस्क्लोजर देने का फाइनेंशियल स्टेट में कि एप्लीकेबल FRF का काम है. मैनेजमेंट कैसे काम करेगा? एप्लीकेबल FRF है. ये बात यहां पे नहीं लिखेंगे. या सर मॉडिफाइड ओपिनियन जब भी होगी ना तो की ऑडिट मैटर नहीं लिखेंगे. सब्स्टिट्यूट फॉर ऑडिटर्स एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन when required by circumstances, जो हमने 705 में पढ़ा था. हर चीज के नोट्स हैं बेटा, तुम्हें अलग से इसीलिए मैं बता रहा हूं, करने की जरूरत नहीं है. तीसरा सब्स्टिट्यूट क्या है? रिपोर्टिंग 570 का. ऐसे 570 आप यहां पे नहीं लिखोगे जब आपके मटेरियल अनसर्टेनिटी मौजूद है, एग्जिस्ट करती है. ठीक है. relating to events or condition that may cast significant doubt on entity's ability to continue as going concern. and सर किसी भी मैटर पे आप सेपरेट ओपिनियन नहीं बनाओगे. ठीक है. जो ऊपर ओपिनियन चल रही है वही ओपिनियन यहां पे भी कंटिन्यू रहेगी. ऊपर अलग ओपिनियन, नीचे अलग ओपिनियन नहीं चलेगा. ऊपर मॉडिफाइड हो सकता है, नहीं चलेगा सर. अनमॉडिफाइड में की ऑडिट मैटर लिखेंगे, मॉडिफाइड में
नहीं लिखेंगे। क्यों सर? क्योंकि मॉडिफाइड के की ऑडिट मैटर आप बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन जो है, बेसिस फॉर फोर्थ पॉइंट, उसमें लिख चुके होंगे। टीसीडब्ल्यूजी से बात करनी है क्या? हाँ सर, पहले ही बात करनी है। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, क्या बात करोगे सर? की ऑडिट मैटर पता लगाएंगे। लेकिन अगर 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 ठीक है, देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स, ठीक है, तो आप बताओगे कि भाई हमें कोई की ऑडिट मैटर नहीं मिले। एग्जाम्पल, द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द प्रेजेंटेशन ऑफ की ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन इन द की ऑडिट रिपोर्ट इफ ऑडिटर हैज डिटरमाइंड। अगर ऑडिटर को पता लग गया कि कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, तो क्या लिखेगा? की ऑडिट मैटर 0.6 डालेगा, फिर एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न वी हैव डिटरमाइंड देयर आर नो। ठीक है, ये बेटा ये तो आएगा ही नहीं ना वहां पे एक्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि मॉडिफाइड में अपन ये सब काम कर ही नहीं सकते। तो वी हैव डिटरमाइंड कि देयर आर नो की ऑडिट मैटर, एक लाइन लिख के छुट्टी। 701 एक्ट ग्लांस बकवास, तुम लोग ग्लांस में बस देख लेना, लेकिन ये बातें मैं बता चुका हूं भैया। ये किस पे अप्लाई करेगा? अब ये मैं लिखवा चुका हूं सर, लिस्टेड एंटिटीज को तो करना ही है। ठीक है, इसके अलावा ऐसी परिस्थितियां जहां पे ऑडिटर डिसाइड करता है कि की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करना है, या जहां पर भी लॉ रेगुलेशन बोलता है, ठीक है, कि की ऑडिट मैटर आपको बताने ही पड़ेंगे, तो बताने ही पड़ेंगे। However, ऐसे 705 प्रोहिबिट्स द ऑडिटर फ्रॉम कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, मतलब जब भी मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, ठीक है, तब की जब भी डिस्क्लेमर दे रहे हो तो की ऑडिट मैटर नहीं देंगे। व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस लॉ रेगुलेशन बोलता है कि करना ही पड़ेगा तो करना पड़ेगा, नहीं तो डिस्क्लेमर के टाइम पे भी की ऑडिट मैटर नहीं आता है, नहीं आता है। डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, ये तो तीन चीज तुम लोग को पता है। इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज पता है, ये वापस से बुक ने सब कुछ दे दिया। फिर सारे ऐसे, इसका एक क्या दिया है, बर्ड्स आई व्यू दिया है, ठीक है, चील की निगाहें। ऐसे 700 किसके बारे में बात कर रहा है? 705, 701, 706 किसके बारे में बात कर रहा है? और एक बच गया था सर, एक नया ऐसे बच गया था 710। कौन सा ऐसे? 710 जो हमारा बच गया है, अब उसको कर लेते हैं। और 710 को बहुत ध्यान, यहां से अभी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, स्टार्ट करने से पहले बहुत ज्यादा ध्यान से, ठीक है, कुछ चीजें दिमाग में रखनी है, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर है? पक्की बात? तो आओ बेटा 710 को समझने के लिए क्या मैटर्स को दिमाग में रखना है देखते हैं। तो सुनो, सबसे पहले बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों ने, है ना, तुमको शेड्यूल 3 का फॉर्मेट पता है, ठीक है। ठीक है, फॉर्मेट तुमको बैलेंस शीट पी एंड एल का फॉर्मेट पता है। उस फॉर्मेट में चाहे किसी भी चीज का बना रहे हो सर, ठीक है, एक चीज जो है ध्यान देने की कि सर यहां पे मैं करंट ईयर के बारे में लिखता हूं, ठीक है, फिगर्स में करंट ईयर के लिखता हूं, लेकिन रिक्वायर्ड है, ठीक है, एज पर लॉ। हम चाहे एग्जाम में नहीं करते होंगे बेटा, एज पर लॉ रिक्वायर्ड है क्या कि उसी के, ठीक है, पिछले साल के फिगर्स भी लिखने होते हैं। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट अगर किसी को नहीं पता है तो तुम लोग को यह पता होना चाहिए कि कंपनीज के लिए कंपलसरी है कि बॉस आप, ठीक है, करंट ईयर की ऑडिट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप करंट ईयर की ऑडिट कर रहे हो, लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो पिछले साल के भी होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्स की बात करता हूं, अब सेल्स तो सर हो सकता है पिछले साल की भी है, इस साल की भी है, कंपैरिजन हो जाता है। क्या हो जाता है? कंपैरिजन हो जाता है, कंपैरिजन हो जाता है। और चलो सर सेल्स की तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम कंपेयर कर लेंगे, लेकिन सर व्हाट इफ मेरा पहला साल है, मेरा साल ही पहला है, ठीक है, तो सर पिछले साल के तो फिगर्स होंगे ही नहीं। या फिर सर कोई ऐसा आइटम मैंने लिख दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल
ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ठीक है, मान लो मैंने ट्रेवलिंग, सर पिछले साल तो लॉकडाउन था, हमारा ट्रेवलिंग एक्सपेंस ही नहीं था, ठीक है, सिर्फ इस साल का है, तो मैं कंपेयर किससे करूंगा? तो अब बहुत ध्यान से कि सर कंपैरेटिव इन्फो ऐसे 710 क्या बोलता है कि कंपेयर करना है आपको इंफॉर्मेशन को कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर से, सेल्स को पिछले साल की सेल्स को इस साल से कंपेयर करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपेरेटिव। तुम लोगों ने बनाया है बेटा कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किया है ना बेटा? वो इसके बाद कितना प्लस कितना माइनस हुआ, परसेंटेज निकाला है, तुम लोगों ने किया है ये वाला काम, 12वीं में भी किया होगा उम्मीद है मुझे। तो इस चीज को दिमाग में रखना, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर यानी सेम ईयर के फिगर को दूसरे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को अपन कंपेयर करते हैं ना बेटा सेल्स के साथ, जीपी रेशो वगैरह निकालते हैं, तो आप करंट ईयर के फिगर को करंट ईयर के फिगर से कंपेयर कर रहे हो यानी कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, एंड विद इन मल्टीपल ईयर्स आप कंपेयर कर रहे हो तो वो कंपेरेटिव, ठीक है, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। कंपैरिजन हो रहा है, अगर अगर बहुत ध्यान से कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर जो होते हैं, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का मतलब करंट ईयर के फिगर को करंट ईयर के ही किसी दूसरे फिगर से कंपेयर करना, ठीक है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर जो वर्ड है ना बेटा, वो क्या होगा, वो करंट ईयर में ही आप ध्यान दोगे, आप पिछले साल पे ध्यान ही नहीं दोगे, ठीक है। लेकिन सर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें क्या करेंगे, दो, एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर है और दूसरा क्या, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर। तो करंट ईयर के फिगर को प्रीवियस ईयर के फिगर से कंपेयर समझ में आया? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वाला जो है, ठीक है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये, और सर जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर है उसके बारे में यहां पे मैंने जानकारी दे दी है। सेम ईयर में कंपेयर, हम पिछले साल जाएंगे नहीं, वो कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, और अमंगस्ट द ईयर, सर पिछले साल सेल इतनी थी, इस साल सेल इतनी है, ये कहां पे आएगा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर इतना आ गया तो आगे का सब आ गया बेटा, आगे का सब आ गया। और पंगा भी आ गया, सर व्हाट इफ प्रीवियस ईयर था ही नहीं, या प्रीवियस ईयर में वो अमाउंट ही नहीं था, तो अब क्या करेंगे? यही सारी बातें, यही दिक्कतें अपन करेंगे ऐसे 710 के अंदर। आइए आइए मेहरबान। तो द नेचर ऑफ द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जिसमें कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर भी है यानी करंट ईयर के फिगर भी है, और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी मल्टीपल ईयर्स को आप कंपेयर भी कर सकते हो। तो नेचर कब करेंगे? सर मेरे को एक बात बताओ, अगर आप प्रोपराइटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, प्रोपराइटर का, क्या पिछले साल का डेटा डालोगे? नहीं सर, ये फॉर्मेट ने बताया था, शेड्यूल 3 के फॉर्मेट ने बताया था कि यार प्रीवियस ईयर का देना है तो हमको देना पक्का जरूरी है, ठीक है। ऑडिटर, मैं तो सर नया ऑडिटर आया हूं, मैंने इस साल की ऑडिट की है, लेकिन जब मैं साइन कर रहा हूं तो ये साल पे साथ में ये फिगर भी लिखे, क्या मेरी जिम्मेदारी इन फिगर की भी होगी? ये भी दिक्कत आ जाती है बेटा, मैं क्यों जिम्मेदारी लूं, मैं तो ऑडिटर ही नहीं था यहां पर, लेकिन शेड्यूल 3 ने बोला लिखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर को। तो ये सारी दिक्कतें ऐसे 710 सॉल्व करता है कि सबसे पहले क्या प्रीवियस ईयर की फिगर लिखोगे भी या नहीं। तो क्या 710 एप्लीकेबल होगा भी या नहीं, ये डिपेंड करता है एप्लीकेबल एफआरएफ की रिक्वायरमेंट पे। शेड्यूल 3 ने रिक्वायर किया है कि बताना पड़ेगा प्रीवियस ईयर को, लेकिन प्रोप्राइटर ने या पार्टनरशिप में कोई ऐसी जरूरत
नहीं है, 710 में हम आएंगे ही नहीं। ठीक है, इसीलिए 710 को अलग से पढ़ाया जाता है। बाकी के चार जो ऐसे है ना आपके 700, 701, 705 और 706, वो शायद सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन 710 जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे कि क्या ये एप्लीकेबल होगा, क्या हमको यूज करना है या नहीं करना। अप्रोचेस कौन बताएगा? सर लॉ बताएगा कि क्या यूज करना है या नहीं करना, रेगुलेशंस बताएंगे या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बताएंगे। हमारे एंगेजमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि भाई साहब मैं प्रोपराइटर हूं, लेकिन एज मैं तुमको ऑडिटर रख रहा हूं, तुम मेरे पिछले साल से इस साल को कंपेयर करके दिखाओगे। अब उसने पैसे दिए हैं हमको तो हम करेंगे कंपेयर, नहीं तो हम नहीं करते। तो इन कारणों से हमको कंपैरेटिव करना पड़ सकता है। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर ऑडिटर की ओपिनियन सिर्फ करंट ईयर पे होगी, हम पिछले साल को ध्यान ही नहीं देंगे। और आइडियली बताए, मैं तुमको बताता हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर पे हम फोकस ही नहीं करते हैं, हम हमेशा कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं बेटा। जब भी एफआरएफ ने बोला है तो क्योंकि ऑडिटर की ओपिनियन ईच पीरियड की रहती है। ठीक है, सिचुएशन भी आएगी जब सर आप ईच पीरियड पे ओपिनियन ना देखे, जो हमारा ऑडिटर है वो सिर्फ इस साल पे अपनी ओपिनियन देगा। सर लिखा हुआ तो है प्रीवियस ईयर के बैलेंस, तो भी ऑडिटर साफ साफ बोलेगा मैं पिछले साल पर अपनी राय नहीं दे रहा, मेरी राय तो सिर्फ इस साल पे ही वैलिड है। ये कब होगा? ये रेयरली होता है, लेकिन कब होगा वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या प्रेजेंट किया है एफआरएफ में, जैसे शेड्यूल 3 में किया है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ताकि ये गलत आ गया, ताकि ये लाइन नहीं आनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, बच्चे को ये वाला तो बच्चे को क्या ही पता चलेगा। आय हाय, ये तो बहुत अच्छे से सफाई से उड़ाया है। ठीक है, हमें ये चीज चेक करनी है, हमें ये चीज चेक करनी है कि क्या कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड है एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से, ताकि हमें क्या मिल सके, हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल सके अबाउट दिस कि हाँ, जैसे शेड्यूल 3 ने बोला था, हम कंपनी के ऑडिट कर रहे हैं तो शेड्यूल 3 ने बोला था, वैसे ही करंट ईयर को पहले लिखा, प्रीवियस ईयर को बाद में लिखा, वैसे ही प्रेजेंट किया, इसका सबूत लो। एंड रिपोर्ट एज पर ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हमारी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाइए। डेफिनेशंस की अगर अपन बात करते हैं तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या होगा? अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर included in financial statement of one or more prior period। जनरली एक साल पुराना, शेड्यूल 3 तो एक साल पे ही होता है। मान लो कोई और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आ गया, वो बोलता है भैया करंट ईयर के साथ पिछले 5 साल के आपको फिगर्स दिखाने पड़ेंगे, तो हो सकता है मोर भी हो सकता है। हमारा शेड्यूल 3 तो एक साल पुराना ही बोलता है, लेकिन सर बोलने को क्या है, लॉ है बदल गया, रेगुलेशन है बदल गया। ठीक है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट था, उसने बोला 5 साल का कंपेयर करके देना पड़ेगा, पैसा दे रहा हूं तेरे को ऑडिटर। ठीक है, तो कंपैरेटिव में अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वन और मोर प्रायर पीरियड के हो सकते हैं एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑडिट प्रोसीजर, हथियार क्या लगाने वाले हैं सर? ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग कंपेयर, अभी तो हम कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो सर डिटरमाइन करोगे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है भी एज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन है भी आपके पास पिछले साल की, एंड क्या उनको सही से क्लासिफाई किया है? इवैल्यूएट करोगे कि क्या कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो पिछले साल का था, जस्ट इमेजिन, ठीक है, जस्ट इमेजिन हम लोगों ने तो भाई करंट ईयर की ऑडिट कर ली, अब मैंने मैनेजमेंट को बोला ये मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट छपेंगे ना, तो मैंने करंट ईयर की तो ऑडिट कर ली है, पिछले साल के फिगर्स भी डालने पड़ेंगे, बताओ पिछले साल के फिगर क्या है? मैनेजमेंट ने कहा ओहो हो, पिछले साल मेरे 1000 करोड़ की सेल थी, अब तो है मेरी 700 करोड़ की रह गई है यार, 300 करोड़ से सेल डाउन हो गई है। ये बातें अगर लोगों को पता लग जाएगा तो बैंड बजा देंगे। एक काम करते हैं ना, किसको याद रहेगा पिछले साल 1000 करोड़ की सेल थी, 1000 से एक जीरो हटा दो तो दिखाएंगे इस साल 700 करोड़ की सेल, पिछले साल 1000 नहीं, एक जीरो हटा दो 100 करोड़ की सेल, हम सर 700, सर किसको याद रहेगा? अरे
ऑडिटर चेक करेगा भाई, कहीं कहीं तुमने ऐसी मस्ती तो नहीं कर ली है, इवैल्यूएट करेगा, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अग्री करता है, अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर जो पिछले साल के थे वही तुमने दिखाए हैं ना, कहीं झूठ तो नहीं दिखा दिए। एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज चाहे आपकी कंसिस्टेंट हो या नहीं, तुम्हें पता है ना बेटा, हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को बदल सकते हैं, तुम्हें ये बात पता है नहीं पता है कि हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को बदल सकते हैं? सर बचपन में पढ़ा था, ठीक है, बदल तो सकते हो सर, लेकिन ऐसे रोज रोज नहीं बदलना है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण होने चाहिए, ये सब तुमको फाउंडेशन में याद करवाया गया था। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है या नहीं, तो अग्रीज अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर ऑफ द प्रायर पीरियड, कि पिछले साल के बैलेंस को सही तरीके से शो किया गया है, गलत तो नहीं कर दिया, 1000 को 100 करोड़ तो नहीं कर दिया, और अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है या नहीं है कंसिस्टेंट। अगर अगर चेंज है, अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज है, जो हो सकता है, ठीक है, कुछ सिचुएशंस होती है, और तुम मुझे यहां पे कमेंट में बताओगे कौन सी वो सिचुएशंस होती है जब अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम बदल भी सकते हैं। फाउंडेशन का सवाल है, इंटर का सवाल नहीं है। तो अगर बदलाव किया है तो उस बदलाव को प्रॉपर्ली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज किया गया है या नहीं, उस बदलाव को सही से प्रेजेंट, अकाउंट प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज किया गया है क्या? क्या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है? नहीं है तो अच्छी बात है ना भाई, हमें थोड़ी चाहिए, हमें थोड़ी चाहिए कि गड़बड़ी हो। अगर गड़बड़ी नहीं है तो ऑडिटर खुश होगा, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो ऑडिटर क्या होगा? खुश होगा, अच्छी बात है यार, कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन सर पिछले साल से इस बार गड़बड़ियां मिल गई है, तो सर क्या करेंगे? और हथियार, हमेशा ऑडिटर क्या कर सकता है, जब भी उसको कुछ काम करना होता है, ठीक है, नॉर्मल से एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर लगा देगा, परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, देखेगा रिक्वायरमेंट ऐसे 560, जिसका नाम है बेटा सब्सिक्वेंट इवेंट्स। सर अभी रिकॉर्ड कर लें? बेटा अभी रिकॉर्ड मत करना है, ऐसे ऐसे नहीं, ये तुम्हारे कोर्स में है तब पढ़ाऊंगा तुमको सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ठीक है। तो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है ओनली इफ ऑडिटर हैड ऑडिट प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये रिक्वायरमेंट तो तभी देखेंगे जब आप ही, ठीक है, पिछले साल के ऑडिटर थे या पिछले साल की भी ऑडिट हुई है। और आखिरी काम क्या करेंगे सर? मैनेजमेंट को बोलेंगे, मैनेजमेंट लिख के दे कि तूने, मैनेजमेंट लिख के दे कि तूने पिछले साल के फिगर्स को सही से इस साल शो किया है एज लास्ट ईयर के फिगर, ठीक है, करंट ईयर के नहीं, ठीक है, करंट ईयर के तो मैं शो कर दूंगा, जो पिछले साल का था फिगर, जो पिछले साल तूने करंट ईयर माना था, वो तो अब मेरे लिए इस साल तो प्रीवियस ईयर हो गया, तो प्रीवियस ईयर के फिगर्स तूने सही से दिए, मेरे को इसका WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे। वो बातें हुई थी बेटा कंपेरेटिव की। कंपेरेटिव में हम क्या क्या बातें कर रहे हैं एक बार फिर से देख लो, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है जैसे भी एप्लीकेबल एफआरएफ ने बोला वैसे, एंड जो भी सही से क्लासिफाइड है क्या। दूसरा, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अग्री करता है अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर पिछले साल का, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट नहीं है, बदलाव किया गया है, तो उस बदलाव को सही से अकाउंट प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज किया गया है या नहीं। अगर मिसस्टेटमेंट नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर है तो एडिशनल काम करेंगे, प्लस अगर आप ही पिछले साल के ऑडिटर थे तो ऐसे 560 को फॉलो करेंगे और WR लेंगे, ठीक है। इस बात को कंपैरेटिव में क्या चेक करना है, लिखो ऑल ऑफ यू। कंपैरेटिव में क्या क्या चेक करेगा? सबसे पहला क्या चेक कर रहा है भाई? एज पर एफआरएफ है, सही से डिस्क्लोज्ड है, ये चेक करेगा। दूसरा, इवैल्यूएट करेगा, अमाउंट डिस्क्लोजर,
प्रायर पीरियड के अमाउंट डिस्क्लोजर को इवैल्यूएट करेगा और अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है या चेंजेस हैं। अगर चेंजेस हैं तो उन चेंजेस को प्रॉपरली ठीक है, प्रॉपरली अगर चेंजेस हैं तो उनको सही से एक क्या था, ये तो इजी सा था, ऑब्टेन करेगा मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट तू लिख के दे कि तू सही से लेके आया है, हाँ पॉसिबल में स्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट है क्या, नहीं है तो अच्छी बात है, अगर यस है तो भाई क्या करेंगे, एक तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करेंगे प्लस SF 560 अगर पिछले साल की ऑडिट हुई है तभी SF 560 की रिक्वायरमेंट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। खत्म। चार चीजें कंपैरेटिव में बेटा, चार चीजें ऑडिटर चेक करने वाला है। क्या बेटा, याद कर लो, अभी याद करके लिख लो प्लीज, याद करके लिखना, बिना याद किए आप लोग नहीं लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना याद किए नहीं लिखोगे। अब हम बात कर रहे हैं सर कंपैरेटिव की, तो चलो बात हो गई, अब हम बात किसकी कर रहे हैं सर, अब हम बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग फिगर। ये तो सर करंट ईयर वाले ही होते थे ना, मैंने बोला सर बिल्कुल ये करंट ईयर के होते हैं। जनरली हम करंट ईयर पे ज्यादा फोकस, सिर्फ करंट ईयर पे फोकस नहीं करेंगे। अगर एफआरएफ कंपैरिजन का बोलता है हमेशा कंपेयर करोगे, सिर्फ वर्टिकल एनालिसिस नहीं करोगे, हमेशा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होगी। लेकिन कुछ सिचुएशन है जहां पे हॉरिजॉन्टल संभव ही नहीं है, आप सिर्फ करंट ईयर पे ही अपनी ओपिनियन बनाओगे, इस साल के फिगर पे ही। डेफिनेशन क्या है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वेयर अमाउंट या अदर डिस्क्लोजर ऑफ प्रायर पीरियड इंक्लूडेड एज इंटीग्रल पार्ट, पोर्ट ने इंटीग्रल पार्ट ऑफ करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर अमाउंट एंड अदर पिछले साल के जो फिगर्स थे वो इस साल के इंटीग्रल पार्ट है एंड इंटेंडेड टू बी रेड ओनली इन रिलेशन टू, और उनको हम जब पढ़ेंगे सिर्फ करंट ईयर की नजर से ही पढ़ेंगे, पिछले साल की नजर से हम उनको देखेंगे ही नहीं। पिछले साल में थे वो फिगर्स, लेकिन हम उनको इस साल में ही, ठीक है, इस साल में वो इंटीग्रल पार्ट है, वो है मौजूद है। पिछले साल का कोई बैलेंस कैरी डाउन, कोई कंटिंजेंट कोई लायबिलिटी है पिछले साल में मटेरियलाइज नहीं हुई, वो उसको हमने इस साल में डाल दिया, वो सिर्फ इस साल के लिए, पिछले साल से उसका कोई संबंध ही नहीं है, इस साल के लिए है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है, प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ सिर्फ करंट ईयर से उसका संबंध है, पिछले साल से संबंध भी नहीं है। तो सिर्फ यही सिचुएशन होती है जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स पे ध्यान देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। लेकिन तीन यहां पे जगह बताइए कि सर सुनो, अगर ऐसे ऐसे कांड हो गए ना, अगर ऐसे ये तीनों में से कोई कांड हो गया है ना, तो सिर्फ आप अपनी ओपिनियन, ऑडिटर बच के रहो, अपनी ओपिनियन सिर्फ करंट ईयर पे दो, पिछले साल से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। कब? ऑडिटर्स ओपिनियन जनरली हम शैल नॉट रेफर टू कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, जनरली तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर को देखते नहीं, हम कंपैरेटिव को ही देखते हैं। लेकिन एक्सेप्ट तीन सिचुएशन है, तीन कांड है जब हमारी ओपिनियन सिर्फ करंट ईयर पे रहेगी, प्रीवियस ईयर्स पे, ईच पीरियड पे नहीं रहेगी। कब सर? ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन प्रायर पीरियड, पिछले साल की अगर ऑडिट हुई थी पिछले साल की, तो पिछले साल की ऑडिट जो थी वो, उसमें पिछले साल के ऑडिटर ने कौन सी ओपिनियन दी थी? मॉडिफाइड ओपिनियन दी थी। गलत, गड़बड़, बहुत गड़बड़ी है।
पिछले साल की जो ऑडिट ओपिनियन थी वो मॉडिफाइड थी, और मैटर विच गिव राइज टू मॉडिफिकेशन वो अभी तक वो मैटर अनरिजॉल्व है। पिछले साल, हमें इस साल का नाटक नहीं है, ठीक है। पिछले साल की हमने पूछा है कंपनी, पिछले साल ऑडिट हुई थी, हाँ सर। क्या ओपिनियन आई सर? मॉडिफाइड आई। ओहो, क्यों आई थी? इस कारण से आई थी। क्या ये कारण सॉल्व हो चुका है? अभी तक नहीं। तो अगर तो हमारी ओपिनियन सिर्फ इस साल पे रहेगी कि भाई तुम्हारे पिछले साल बहुत गड़बड़ है, पिछले साल की गड़बड़ की वजह से इस साल भी दिक्कत हो सकती है। मैं तो कंपेयर करूंगा ही नहीं पिछले साल का, मैं टेंशन लेऊंगा ही नहीं, मैं सीधा सीधा अपनी मैं साफ साफ लिखूंगा कि मेरी ओपिनियन सिर्फ इस साल की है, पिछले साल से मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर पिछले साल की ऑडिटर्स रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन थी और जिस मैटर की वजह से मॉडिफिकेशन था वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, तो हम इस साल में सिर्फ अपनी ओपिनियन करंट ईयर पे देंगे। या ऑडिटर को दूसरा कांड क्या हो गया, पिछले साल सर मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं थी, पिछले साल की ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं थी, अच्छी ओपिनियन दी थी। भोला भाला एक पिछले साल का ऑडिटर था, नया नवेला ऑडिटर आया था, मैनेजमेंट ने उसको बुद्धू बना दिया। कैसे बुद्धू बना दिया कि यार पिछले साल गड़बड़ी थी, पिछले साल गड़बड़ी थी, लेकिन वो गड़बड़ी इतने सोफेस्टिकेटेड, इतने केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम के तरीके से छुपा ली कि उस बेचारे भोले भाले ऑडिटर को पता ही नहीं लगा। लेकिन हम क्या भोले भाले हैं? क्या हमारे बच्चे भोले भाले हैं? नहीं है। हम जब ऑडिट कर रहे थे तो ऐसे पिछले साल को देखा, पिछले साल को देख के हमें ऑडिट एविडेंस मिल गया कि अरे 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 अरे, पिछले साल तो अच्छी ओपिनियन आनी ही नहीं चाहिए थी, पिछले साल तो मॉडिफाइड ओपिनियन आनी चाहिए थी। ओहो हो, और पिछले साल मॉडिफाइड आई क्या? नहीं सर, वो भोला भाला था, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, वो भी हमारा भाई है, ठीक है। हम लड़ेंगे उसकी तरफ से। अगर हमारे इस साल के ऑडिटर ऑब्टेन करते हैं ऑडिट एविडेंस अबाउट द मटीरियल मिसस्टेटमेंट जो एग्जिस्ट कर रहा था इस साल, ने इस साल के तो हम बैंड ही बजा देते। अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रहा था प्रायर पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हमें इस साल सबूत मिल गए हैं कि पिछले साल मटीरियल मिसस्टेटमेंट था, पिछले साल में मटीरियल मिसस्टेटमेंट था, जिसपे बेचारा भोला भाला नन्ना मुन्ना बच्चा पुराना ऑडिटर ने क्या दे दिया, ऑन विच अनमॉडिफाइड ओपिनियन इज प्रीवियसली इशूड। तो भाई कोई बात नहीं है। अब मैनेजमेंट बोलेंगे मैनेजमेंट पिछले साल तो तेरी, यार सर आपको क्या मतलब है? मेरे को मतलब है, पहले बता दे। अगर तूने जिस भी कारण से वो मॉडिफाइड होने चाहिए थी, ये तूने अगर उन कारणों को ठीक कर लिया तब तो देख भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं किया है ना तूने वो दिक्कतें, तो उनका इंपैक्ट मेरे करंट ईयर पे भी पड़ता है। मैं इस साल की मॉडिफाई कर दूंगा सर, लेकिन इस साल तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हाँ, पिछले साल की दिक्कतों का इंपैक्ट इस साल पे पड़ेगा, ठीक है। तो अगर पिछले साल की दिक्कत तूने ठीक नहीं की है, चाहे पिछले साल अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्यों नहीं मिल गई हो तेरे को, मैं इस साल की मॉडिफाई कर दूंगा। तो अगर ऑडिटर ऑब्टेन्स ऑडिट एविडेंस अबाउट मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो अभी भी ठीक नहीं किया गया है, ठीक है। अगर डील कर लिया गया एप्लीकेबल एफआरएस से तो कोई नहीं, लेकिन अगर नहीं किया डील तो भैया इस साल ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन ऑन करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, पहला वाला कोई बात नहीं, बता दिया था कि ऑडिटर रिपोर्ट प्रायर पीरियड का, ठीक है, मॉडिफाइड था। जो मैटर था जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन है वो मैटर अभी भी अनरिजॉल्व है। तो ऑडिटर क्या करेगा भैया, इस साल करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर देगा और अपनी ओपिनियन सिर्फ करंट ईयर पे रखेगा। दूसरा वाला, अगर पिछले साल अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी थी, लेकिन ऑडिटर को, इस साल के ऑडिटर को एविडेंस मिल गया है कि पिछले साल मॉडिफाई होना चाहिए था, और जिस कारण से मॉडिफाई होना चाहिए था अगर डील कर लिया तो बहुत ठीक है, नहीं डील किया तो भैया ऑडिटर इस साल के करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्वालिफाइड या एडवर्स कर देगा। क्लियर है। और तीसरा, पिछले साल मान लो ऑडिट ही नहीं हुई थी सर, जरूरत ही नहीं थी, हम भूल गए ऑडिट करानी सर, एकदम याद नहीं रहता है। अगर प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड ही नहीं है, तो हम जब ऑडिटेड ही नहीं है तो हम अपनी ओपिनियन उस पर क्यों देंगे, हम क्यों जिम्मेदारी लेंगे? तो अगर प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड ही नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ करंट ईयर की रह जाती है, हमारी ओपिनियन सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर पे रहेगी। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऑडिटेड ही नहीं है तो इसको हम अदर मैटर पैराग्राफ ऐसे 706 में लिखेंगे, क्योंकि ऑडिट के बारे में जानकारी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानकारी नहीं है। दैट कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स आर अनऑडिटेड बट ऑडिटर हैज टू फॉलो ऐसे 510 जो आगे पढ़ने वाले हो। ऑल ऑफ यू इसके बारे में लिखेंगे।
जनरली तो ऑडिटर, ये क्या आया, ये कुछ नया है। हुई, क्या हो गया, किधर गया, अरे अरे अरे, हो, हाँ, ये क्या था, पहले डिलीट कर दो सर जो भी था। ओहो, जनरली तो ऑडिटर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर पर अपनी जनरली तो नहीं देता भाई, लेकिन लेकिन ठीक है, अच्छा नहीं बना। एक्सेप्ट, क्या क्या सिचुएशन है सर, पहली सिचुएशन है कि प्रायर पीरियड ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड थी, और जिस कारण से मॉडिफिकेशन हुआ वो कारण अभी तक रिजॉल्व, अभी तक भाई वो कारण रिजॉल्व नहीं हुआ, तो क्या होगा, करंट ईयर ओपिनियन को हम क्या कर देंगे, ठीक है, करंट ईयर की ओपिनियन को हम क्या कर देंगे सर, मॉडिफाई कर देंगे। दूसरा क्या, प्रायर पीरियड ऑडिट रिपोर्ट अच्छी थी, अनमॉडिफाइड थी, बट करंट ईयर में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गए हैं कि प्रायर पीरियड में थे, ठीक है, अगर को अभी तक भी डील डील नहीं किया, मतलब ठीक नहीं किया, अगर को अभी तक ठीक डील नहीं किया, करंट ईयर ओपिनियन करंट ईयर की ओपिनियन क्वालिफाइड या एडवर्स कर देंगे भाई, करंट ईयर के बैंड बजा देंगे सर। तीसरा क्या नाटक है, तीसरा नाटक पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुई थी,
ठीक है, प्रायर पीरियड की ऑडिट प्रायर पीरियड की ऑडिट ही नहीं हुई थी। ये बात कहां लिखेंगे बेटा? अदर मैटर पैराग्राफ में ये बात लिख देंगे। ये बात कहां लिख देंगे? अदर मैटर। in the basis for modification para if matter material है refer both current year figure and corresponding figure। ठीक है, मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में अगर मैटर मटेरियल है तो दोनों को रेफर करेंगे, अगर मटेरियल नहीं अदर केसेस में एक्सप्लेन मॉडिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ अनरिजॉल्व्ड मैटर। ठीक है, प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड। प्रायर पीरियड की सर ऑडिट तो हुई थी, ठीक है, पिछले साल की ऑडिट तो हुई थी लेकिन हमने नहीं की थी सर। पिछले साल की ऑडिट हुई है सर, पिछले साल की ऑडिट हुई है, बस सर हमने पिछले साल की ऑडिट नहीं की थी, किसी और ने की थी। प्रेडेसेसर ऑडिटर हमारे से पहले कोई हमारे पूर्वज ऑडिटर थे, हम नहीं जानते उनको, हमने नहीं की थी। तब क्या क्या सर तुम उस ऑडिटर पे भरोसा कर लोगे? शायद कर भी लेंगे सर, सीए है, ऑडिटर है, क्या बात करते हो भाई अपना। या सर हो सकता है वो इंडिपेंडेंट ना हो सकता है कि उसने सही से ऑडिट नहीं, कई चीजें हो सकती है सर, मैं अपनी डिग्री को क्यों यहाँ पे ताक में रखूंगा, हो सकता है गलत कर दी ऑडिट। तो अगर पिछले साल की ऑडिट पूरा किसी और ऑडिटर ने की थी, एन ऑडिटर परमिटेड बाय लॉ रेगुलेशन टू रेफर टू प्रेडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट। हमारे ऑडिटर, इस साल के ऑडिटर को अधिकार है कि वो पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट को भी चेक कर सकता है। तो अदर मैटर पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा एक बात, क्या कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पिछले साल के थे ना वो हमने ऑडिट नहीं किए थे, वो किसी प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किए थे। हमें और क्या लिखना है? पिछले वाले ने किस तरीके की ओपिनियन दी थी, टाइप ऑफ ओपिनियन प्रेडिसेसर ऑडिटर ने, और अगर पिछले वाले ने मॉडिफाइड ओपिनियन दी तो उसका क्या कारण है। ठीक है, तीसरा किस तारीख की प्रीवियस रिपोर्ट थी, क्योंकि उस तारीख तक की तो जिम्मेदारी, अगर कोई गड़बड़ी थी तो उस तारीख तक की जिम्मेदारी तो पिछले वाले की, उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है, उस तारीख तक की जिम्मेदारी तो पिछले वाले की थी। ठीक है, आखिरी चीज है सर कॉरेस्पॉन्डिंग की बात हो गई। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा कंपैरेटिव में क्या होगा? ऑडिटर की ओपिनियन रेफर टू ईच पीरियड, हर पीरियड की होगी, साल दर साल एक या एक से अधिक पीरियड हो सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद करंट पीरियड, हम पिछले साल की भी बात करेंगे और इस साल की तो करनी ही है। अगर अगर जब हम पिछले साल की बात कर रहे हैं और हम जब पिछले साल की बात कर रहे हैं, हम ऑडिटर करंट ईयर के हैं, लेकिन जब हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, मान लो मैं पिछले साल की रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, पिछले साल अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिए, लेकिन रिपोर्ट पढ़ के या नॉर्मल चीजों से लग रहा है कि भाई को अनमॉडिफाइड देनी ही नहीं चाहिए थी, भाई को तो मॉडिफाइड ओपिनियन देनी चाहिए थी। मतलब क्या? अगर मेरी जो मैं करंट ईयर का हूं, मेरी ऑडिटर की ओपिनियन डिफर करती है जो भी ओपिनियन पिछली बार आई थी, मैं पिछले वाले ऑडिटर से, ठीक है, अग्री नहीं करता भैया, मैं डिफर करता हूं, तो क्या करेंगे? मैं इस बात को डिस्क्लोज करूंगा विथ रीजन, सब्सटेंटिव रीजन फॉर डिफरेंट ओपिनियन इन अदर मैटर पैराग्राफ, कि भैया देखो देखो हूं मैं करंट ईयर का ऑडिटर, ठीक है, लेकिन जब मैं पिछले बार की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मैं पिछले वाले ऑडिटर से सहमत नहीं हूं, मेरे हिसाब से पिछले वाले ऑडिटर को ये वाली रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए थी और ये कारण है जिसकी वजह से मैं सहमत नहीं हूं। ये सब चीजें मैं कहां लिखूंगा? अदर मैटर पैराग्राफ में ये सारी चीजें लिखने वाला हूं। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट बाय प्रेडेसेसर ऑडिटर, एक मिनट, हाँ, प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट बाय प्रेडेसेसर ऑडिटर, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन ओपिनियन, एक तो करंट ईयर पे तो मैं ओपिनियन दूंगा ही, अदर मैटर पैराग्राफ में क्या लिखूंगा कि भैया पिछले साल के ये चीजें पढ़ चुके हो, प्रेडेसेसर ऑडिटर ने ऑडिट की है, उसने क्या ओपिनियन दी है, रीजन अगर उसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी है, और किस तारीख की उसने ये ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट दी है। अनलेस प्रेडेसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट
रिवाइज हो जाती है, अगर पिछले बार की ऑडिटर की रिपोर्ट रिवाइज हो जाती है, तब ये चीजें नहीं लिखने वाला। अगर रिवाइज नहीं होती है तो मैं ये सारी चीजें लिखूंगा। अगर 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 देखो भैया, अगर मैं पिछले साल के ऑडिटर के ओपिनियन से अबाउट पिछले साल ही डिफर करता हूं, सर तुमको क्या दिक्कत है दिक्कत, ठीक है, अगर मैं डिफर करता हूं तो एक तो मैं बताऊंगा मेरी ओपिनियन सिर्फ करंट ईयर पे, पिछले साल से मेरा कोई नाता नहीं है। और मैं अदर मैटर पैराग्राफ में लिखूंगा किसी और ने ऑडिट की थी, ठीक है, उसने क्या ओपिनियन दी, और अगर मॉडिफाइड दी तो किन कारणों से उसने मॉडिफाइड दी, और किस तारीख तक की दी। ये सब काम मैं कब नहीं करूंगा, ये सब काम कब नहीं करूंगा, अगर पिछले वाला अपनी गलती मान लेता है कि भाई छोड़ दे, बख्श दे, मैं रिवाइज कर देता हूं पिछले साल की रिपोर्ट, अगर वो करता है तो कर दो, ठीक है, अच्छी बात है, हमारी बात मान लिया ना उसने, भाई ने, ठीक है, तब हम ये रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, नहीं तो लिख देंगे। इफ ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि यार भारी गड़बड़ी है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, दैट अफेक्ट्स प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर भाई ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि भैया पिछले साल मटेरियल मिसस्टेटमेंट थे, ठीक है, कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को एंड रिक्वेस्ट करेंगे प्रेडिसेसर ऑडिटर को, इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया इन्फॉर्म कर पुराने ऑडिटर को, प्रेडिसेसर ऑडिटर गिव अनमॉडिफाइड ओपिनियन, तो अगर हमें पिछले साल की गलतियां मिल जाती है तो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को बोलेंगे प्लस इनको बोलेंगे, ठीक है, कि पुराने वाले ऑडिटर को बताओ कि गलतियां थी। इफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कर दिया गया, या पुराना ऑडिटर अग्री कर देता है कि मैं नई रिपोर्ट करता हूं, या तो अकाउंट से बदल दिए मैनेजमेंट ने पिछले साल के, या अकाउंट से नहीं बदले, पिछले वाले ऑडिटर ने बोला रिपोर्ट बदल देता हूं मैं, ठीक है, तो ऑडिटर की रिपोर्ट सिर्फ करंट ईयर पे रहेगी, नहीं तो करंट ईयर पे नहीं रहेगी। सीधी सीधी गणित है, ठीक है, हमारा काम हो गया ना, या तो अकाउंट्स बदल गए या रिपोर्ट बदल गई, जो भी है, तब तो हम सिर्फ करंट ईयर पे करेंगे, नहीं तो बैंड बजा देंगे, बैंड बजा देंगे, डन 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 डन। आया समझ में, है ना तूफानी? हाँ जी, आइए बेटा, ऐसे आए देख लेते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एसएस 710, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। This standard on auditing deals with the auditor's responsibility regarding comparative information in the audit of financial statement when the financial statement of the prior period have been audited by किसी और ऑडिटर से, या ऑडिट ही नहीं थे, तो भैया एक नया ऐसे भी लाइफ में आ जाएगा 510, ये अपन कहीं और पढ़ने वाले हैं किसी और चैप्टर में। इनिशियल ओपनिंग बैलेंस, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस इसका नाम होता है, ठीक है, यहाँ पे भी तो नाम मत लिखो, जब पढ़ेंगे तब की तब देखेंगे। 510 710 भाई भाई हैं। The nature of the comparative information, the nature of the comparative information that is presented in the entity's financial statement depends on the requirement of the applicable FRF, कि भैया क्या हमें कंपेयर करना भी है या नहीं है एप्लीकेबल एफआरएफ पे। सबके नोट्स बना दिए बेटा, यहां से करने की जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ रहे हैं अपन। देयर आर टू ब्रॉड टू डिफरेंट ब्रॉड अप्रोचेस। क्या क्या अप्रोचेस है कि भैया रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पेक्ट ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, एक तो है पहला अप्रोच है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का जो करंट ईयर के ही होते हैं, और दूसरा है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, आप अलग अलग सालों से कंपेयर करते हो। द अप्रोच कौन सा लेना है ये कौन बताएगा सर? लॉ बताएगा, रेगुलेशन बताएगा, या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बताएगा कि कौन सा अप्रोच है। क्या सिर्फ करंट ईयर को आप पे ध्यान देना है या कंपेयर भी करना पड़ेगा, ये कौन बताएगा? ये सब बताएंगे। द एसेंशियल ऑडिट रिपोर्टिंग डिफरेंस बिटवीन टू अप्रोचेस की कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर जो है, डिफरेंस क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ करंट पीरियड के ही होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट साहब ये ईच पीरियड के होंगे। डन 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 डन।
पक्का 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 पक्का? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? एक तो हमेशा ही होगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि भैया कंपेयर अगर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से है, और रिपोर्ट जो इशू की गई है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से ही की गई है। डेफिनेशन सर कंपैरेटिव का क्या है? कंपैरेटिव में वन या मोर प्रायर पीरियड्स के हिसाब से है। कंपैरेटिव में वन और मोर है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग, अभी आगे दिखाऊंगा, सिर्फ करंट ईयर आएगा। द ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाएंगे साहब? Auditor shall determine whether financial statement including comparative information required by applicable FRF and whether information सही से classify की गई है क्या। For this purpose auditor evaluate करेगा। पहली चीज तो हम क्या करेंगे भैया, पहला पॉइंट तो यहीं पे है, ये हमने हाथ से लिखा है, ठीक है, FRF के हिसाब से है या नहीं। दूसरा, सही से क्लासिफाई किया गया है या नहीं। दूसरा पॉइंट कि सर इवेल्युएट करोगे। दूसरे पॉइंट में क्या है साहब? इवेल्युएट करोगे क्या कि भाई साहब अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर, ठीक है, प्रायर पीरियड के सही है क्या। दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर चेंजेस है तो उनको प्रॉपरली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड, डिस्क्लोज्ड किया गया है या नहीं। ये दूसरा पॉइंट था हमारा। अगर ये तीसरा पॉइंट आया, ये ऑडिट प्रोसीजर्स का सवाल है बेटा, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट मिल गया, ठीक है, तो क्या करना है सर? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करना है। साथ में 560 भी लगा सकते हैं, लेकिन तभी अगर ऑडिटर, इफ ऑडिटर हैड ऑडिटेड, वो ही प्रायर पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट हुई थी, तो 560 भी लगाएंगे। अगर आप ही पिछले साल के ऑडिटर थे तब ये लगेगा, ठीक है। ऐसे 580 इज WR, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये चौथा पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट WR, बस फॉर ऑल periods referred in the auditor's opinion. The auditor shall also obtain a specific WR regarding any prior period item that is separately disclosed in current year statement of profit. तुमको तो WR बस इतना ही याद करना है। तो चलो सर, वो तो कंपैरेटिव का था। अब व्हाट अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर? तो सर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का क्या होता है? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन where amounts and other disclosure for the prior period are included as an integral part. प्रायर पीरियड के जो अमाउंट्स है वो इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अभिन्न हिस्सा है, एंड इंटेंडेड टू बी रेड ओनली इन रिलेशन टू करंट पीरियड। सिर्फ करंट पीरियड के साथ में ये पढ़ सकते हो, पिछले साल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप इनको कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर बोलोगे। When corresponding figures are presented, auditor's opinion shall not refer. भैया जब सिर्फ आपका अप्रोच कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का आपका अप्रोच है, तो हमारी ओपिनियन जो है वो shall not refer to corresponding figure except following cases, circumstances, ठीक है। पहला circumstances क्या है सर? पहला circumstances है, अगर ये तुम लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा है, उसको वहीं से याद करना बेटा, यहां से याद करने की जरूरत नहीं है, कि ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रायर पीरियड का, ठीक है, वो या तो एक क्वालिफाइड ओपिनियन था, या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन था, या एडवर्स। सर आपने तो मॉडिफाइड लिखा, रहे तो तीन ही तो मॉडिफाइड होते हैं, तीनों का नाम लिख दिया यहाँ पे। एंड द मैटर, जिसकी वजह से मैटर जो है ना वो अभी भी क्या है? अनरिजॉल्व है, तो भैया इस साल मॉडिफाई कर दो, ठीक है, करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैंड बजा दो। इन द बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ द ऑडिटर रिपोर्ट शैल, जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है, पैराग्राफ में ऑडिटर की रिपोर्ट क्या करेगा? या तो रेफर करेगा करंट ईयर फिगर्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन व्हेन द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल। या तो वो दोनों के बारे में बताएगा, ठीक है, एक गया। हाँ ये वही वाली चीज चल रही है, रेफर बोथ, हाँ ये वही वाली चीज चल रही है। दूसरा
कि अदर केसेस में क्या करेगा सर, बताएगा ऑडिटर की ओपिनियन हैज बीन मॉडिफाइड, क्योंकि अभी भी मैटर क्या हो गया, अनरिजॉल्व रह गया। अगर ऑडिटर ऑब्टेन करता है ऑडिट एविडेंस दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड चांसेस है कि हमें इस साल ऑडिट एविडेंस मिल गया कि भैया प्रायर पीरियड के एफएस में क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, जिसमें बेचारे भोले भाले ऑडिटर ने क्या कर दिया था, पिछले वाले ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दी थी। अगर डील कर लिया गया है एफआरएफ के साथ से तब तो कोई बात नहीं है, और अगर डील नहीं किया तो हम बैंड बजाए देंगे। ठीक है, हम या तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे या एडवर्स ओपिनियन दे देंगे। ठीक है, करंट पीरियड पे अगर उसको डील नहीं किया। और तीसरा था अगर सर ऑडिट ही नहीं हुई तो, ठीक है, ऑडिट ही नहीं हुई पिछले साल की तो कोई बात नहीं है, नहीं हुई तो नहीं हुई, हम इस बात को अदर मैटर पैराग्राफ में लिख देंगे कि भैया पिछले साल की ऑडिट नहीं हुई है। Such statement does not, however, relieve the auditor the requirement to obtain sufficient appropriate audit evidence that the opening balance, अब ये opening balance का 510 हो गया, do not contain misstatement that materially affect the current year। अब सर नेक्स्ट था, अगर पिछले बार की ऑडिट किसी और ने की, हमने नहीं की भाई साहब, पिछले बार की ऑडिट किसी और ने की, तब क्या होगा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ने ऑडिट किया, प्रायर पीरियड कवर ऑडिटेड बाय अ प्रेडिसेसर ऑडिटर, हम जो है करंट ईयर वाले, हमको परमिटेड है लॉ और रेगुलेशन द्वारा कि हम पिछले वाले को रेफर कर सकते हैं, पिछले बार की रिपोर्ट को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर एंड डिसाइड टू डू सो, द ऑडिटर अदर मैटर पैराग्राफ में ये बात लिखेगा कि भाई साहब पिछले बार की ऑडिट किसी और ने की है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड के किसी और ने ऑडिट किए हैं, उसने कौन सी ओपिनियन दी, और अगर वो ओपिनियन मॉडिफाइड थी तो उसका क्या कारण था, और किस तारीख की वो रिपोर्ट थी, ये 3 चीजें बता देंगे। लेकिन वहीं पे अभी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम आएंगे, वहीं पे किसी और ने की और गड़बड़ियां भी मिल गई तो कंपैरेटिव का क्या है, अमाउंट एंड अदर प्रायर पीरियड इंक्लूड कंपैरिजन विद करंट ईयर रेफर। ठीक है, ऑडिटर ओपिनियन टू रेफर ईच पीरियड व्हेन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड, ऑडिटर्स ओपिनियन ईच पीरियड की रहती है, ये बात हमें पता है। When reporting on prior period financial statement in connection with current period audit, if the auditor's opinion on prior period differs, prior period के opinion से differ करते हैं, ठीक है, पिछले वाले से differ करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, disclose करना पड़ेगा, प्लस substantive reason देने पड़ेंगे, क्यों तुम अग्री नहीं करते, कहाँ लिखोगे सर, अदर मैटर पैराग्राफ में लिखोगे। वही वापस से यहाँ पे आया, प्रेडिसेसर ऑडिटर ने किया था, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड के प्रेडिसेसर ऑडिटर ने किया, इन एडिशन टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड, ऑडिटर क्या क्या करेगा, किसी और ने किया, अगर मॉडिफाई है तो क्या कारण थे मॉडिफाई के, सेम चीजें, डेट, ये काम, ये तीनों काम कब नहीं होंगे, अगर पिछले वाला हाथ जोड़ लेता है भाई माफ कर दे, प्रेडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है, वो मान जाता है कि रिवाइज कर दूंगा, या ऑडिटर कंक्लूड करता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट दैट अफेक्ट प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन विच प्रेडिसेसर ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड रिपोर्ट विदाउट मॉडिफिकेशन दे दिया, ऑडिटर इस बात को कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से, और उनको रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर ही होता है, कि प्रेडिसेसर ऑडिटर को बता दो, और ये बताने के बाद या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की बात आ जाती है, या प्रेडिसेसर ऑडिटर, ठीक है, अग्री कर लेता है कि भाई वो नई ऑडिट रिपोर्ट दे देगा, दोनों में से कुछ भी हो गया तो हम करंट ईयर पे ही अपनी ओपिनियन रखेंगे, नहीं तो पिछले साल की भी बैंड बजा देंगे। सर ऑडिटेड ही नहीं है तो वही है, सेम है, ठीक है, अदर मैटर पैराग्राफ में लिख देंगे, प्लस 510 तो लगता ही है। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, यहां पे ऐसे 700, 705, 706, 701 और 710, ये 5 एसेज खत्म हुए। पिछली बार का चैप्टर 11 ये 5 एसेज ही था, लेकिन तुम लोगों को पता है पिछली बार चैप्टर 10 जो था कंपनी ऑडिट, वो तुम्हारे कोर्स से कैसे हटाया गया, काफी सारा हिस्सा कंपनी ऑडिट का तो आपके लॉ में ही था, दोनों में पढ़ते थे, लॉ में भी और यहाँ पे भी,
तो उसको लॉ में ही छोड़ दिया कि यार वो वहां पे बच्चा लॉ में ही पढ़ लेगा। जो हिस्सा लॉ में नहीं था, जो ऑडिट का था, उसको इस चैप्टर में ऐड कर दिया है। जैसे ब्रांच ऑडिट की कैसे अकाउंटिंग होगा, ऑडिट कैसे होगी, जॉइंट ऑडिट की कैसे होगी, ऑडिटर की रिस्पॉन्स ड्यूटीज क्या होती है 143(1) में, कारो, ये 4 टॉपिक जो है ना वो यहाँ पे जोड़ दिए। तो इन 4 टॉपिक्स को आज अपन और देख लेंगे। कारो तो नहीं हो पाएगा आज, लेकिन कारो भी नहीं होगा, शायद ड्यूटीज भी नहीं हो पाएगी। टारगेट यही रखते हैं कि ब्रांच ऑडिट हो जाए, जॉइंट ऑडिट हो जाए। आइए देखते हैं ब्रांच ऑडिट में क्या होता है, क्या दिक्कत आती है, क्यों ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो बेटा ब्रांच ऑडिट पढ़ने से पहले तुम लोग को है ना एक चीज समझनी पड़ेगी। क्या है भाई? कि सर एग्जाम्पल है ब्रांच ऑडिट का, ठीक है, ये यहां पे पीडब्ल्यू है, ठीक है, ये पीडब्ल्यू है जिसका हेड ऑफिस कहां पर है बेटा? पीडब्ल्यू है जिसका हेड ऑफिस नोएडा है। अब पीडब्ल्यू की मैं सब्सिडरी कंपनीज की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सब्सिडरी कंपनीज नहीं, यहां पे होल्डिंग सब्सिडरी की बात नहीं हो रही है, ब्रांचेस की बात हो रही है। मतलब नाम सब जगह पीडब्ल्यू ही रहेगा, होल्डिंग कंपनीज का नाम अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल होल्डिंग सब्सिडरी का, वी हैव सो मेनी, पीडब्ल्यू हैज सो मेनी सब्सिडरी कंपनीज लाइक पेन पेंसिल है, जाइलम है, उत्कर्ष है, दे आर सब, उनका नाम भी अलग है, तुम लोग को पता है। लेकिन जैसे पीडब्ल्यू नोएडा हेड ऑफिस है, लेकिन इनका एक और ऑफिस है विच इज पीडब्ल्यू, ये ब्रांच ऑफिस है जयपुर, ठीक है। पीडब्ल्यू का एक और ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच ऑफिस है दिल्ली भी है। तो दिल्ली नोएडा तो एक नहीं, एक बात नहीं, दिल्ली अलग हो गया। ब्रांच ऑफिस है, कई सारे हैं वैसे तो, एक बार 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। और कहाँ पे पीडब्ल्यू की ब्रांच में, जहां पे मैं गया हुआ हूँ, ब्रांच ऑफिस है, ये तो जगह ही तुमको नहीं पता होगी, टिक 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 टिक, लखनऊ की स्पेलिंग गलत है, जगह बदल देते हैं, बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक है। तो 3 एक बार ब्रांच की बात करते हैं। अब पीडब्ल्यू एक कंपनी है, पीडब्ल्यू एक कंपनी है, मैं सब्सिडरी अलग कंपनी है उनकी बात नहीं कर रहा। प्लीज अपने दिमाग से सब्सिडरी और होल्डिंग वाला रिलेशन, ठीक है, कि 50% से ज्यादा शेयर चाहिए और ये बकवास, ये नहीं। ब्रांच ऑफिस हमारा ही हिस्सा है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह हमारी ब्रांचेस हैं, हमारे ही नाम पे पीडब्ल्यू पे ही वो हम ही चला रहे हैं। उनका मैनेजमेंट वगैरह अलग लोग रख देते हैं। जैसे आज मैं पीडब्ल्यू के, ठीक है, मेरा हेड ऑफिस में मेरा प्लेसमेंट है, मैं हेड ऑफिस में होना चाहिए। मैंने कहा यार मेरे को मेरे घर पे जयपुर में रहने दो, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है सर, ठीक है, जयपुर में हमारी ब्रांच है, आप ब्रांच में आ जाओ। तो आज जब मैं ये सब रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूं, मैं जयपुर ब्रांच में आके कर रहा हूं, तो आ जाओ। क्या देखो, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर्स अलग अलग हो सकते हैं, दे आर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, लेकिन यहां पे कंपनी तो एक ही है। तो पीडब्ल्यू का जो नोएडा का ऑडिटर होगा, ठीक है, जिसको हेड ऑफिस ऑडिटर कहा जाएगा, पीडब्ल्यू नोएडा का जो ऑडिटर होगा जिसको क्या कहा जाएगा, हेड ऑफिस का ऑडिटर। हो सकता है सर कि पीडब्ल्यू जयपुर के लिए भी एक ब्रांच ऑडिटर रख लें, अंकित सर पढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है, अंकित सर पढ़ाते हैं यहाँ पे, गड़बड़िया होने के चांसेस अलग है, ठीक है। तो इस ब्रांच के लिए उन्होंने एक अलग ऑडिटर भी रख लिया। हो सकता है दिल्ली ब्रांच को या बेंगलुरु ब्रांच के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा हेड ऑफिस वाला ही देख लेगा, या ऑडिट की जरूरत नहीं है, या जो भी है, इस ब्रांच के लिए अलग ऑडिटर हो जाएगा। अगर रख लिया, मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, क्या हेड ऑफिस का ऑडिटर इसका बॉस होगा? क्या हेड ऑफिस का ऑडिटर इसको ज्ञान दे सकता है, ये ऐसे ऑडिट कर, इतने तारीख तक ऑडिट कर देना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, मैंने जैसे बोला उससे तुमको लगा ऐसे कैसे, ठीक है, लेकिन आंसर है सेम।
अब ये हम रिश्ते देख रहे हैं कि हेड ऑफिस के ऑडिटर और ब्रांच के ऑडिटर में क्या रिश्ता है। क्या ब्रांच का ऑडिटर यहां पे आके, यहां पे अलग ऑडिटर है फिर भी क्या यहां पे आके ऑडिट कर सकता है, यहां पे अलग ऑडिटर है फिर भी, जी हाँ कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सबका सबका हेड है। तो आ जाओ, ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट। ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट एज पर सेक्शन 128(1) of the कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 128(1) के हिसाब से क्या है। तुम्हें एक बात पता है, कंपनी ये हेड ऑफिस, कंपनी का क्या मतलब, ये कंपनी है एचओ, एचओ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को प्रिपेयर भी करना है, बनाने भी है और रखने भी है। एक्चुअल बेसिस, एक्चुअल नहीं अक्रूवल बेसिस, बच्चे को क्या ही पता चलेगा। ठीक है, एक्चुअल एक्चुअल नहीं अक्रूवल बेसिस। ACCRUAL, छोटू हो जाओ, जगह पे आ जाओ। ठीक है, गुड मिसस्टेटमेंट, इमटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, हेड ऑफिस की जिम्मेदारी है कि उसको अक्रूवल बेसिस पर एंड डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए बनाने भी हैं और मेंटेन भी करने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रेलेवेंट बुक्स, पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं हर साल का। अपनी खुद का तो बनाएंगे ही बनाएंगे, अपनी ब्रांचों का भी। हेड ऑफिस नोएडा, तुमको तुम्हारी जिम्मेदारी है कि खुद के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, पेपर्स, डॉक्यूमेंट, रेलेवेंट बुक है जो ट्रू फेयर देंगे वो अक्रूवल बेसिस एंड डबल एंट्री पे तुम खुद के तो बनाओगे ही बनाओगे। ठीक है, और अपने ब्रांचेस का भी बताओगे। ठीक है, प्लस एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। ये डबल एंट्री सिस्टम ऊपर से यहां पे आ गया। चलो ठीक है, खुद के तो बनाओगे बनाओगे, साथ में अपने ब्रांचेस का भी बनाओगे, हर साल का बनाओगे और इसको रखोगे कहां। हेड ऑफिस की जिम्मेदारी है कि वो अक्रूवल सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम पे बनाएगा खुद की बुक्स, खुद के रेलेवेंट बुक्स, खुद की पेपर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ट्रू फेयर व्यू दे खुद के और अपने ब्रांच के, प्लस हेड ऑफिस और ब्रांच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको वो रिकॉर्ड करेगा, हर साल करेगा। और कहां रखेगा सर, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस। अब जैसे पीडब्ल्यू का रजिस्टर्ड ऑफिस इलाहाबाद है, इलाहाबाद से कंपनी उठी हुई है, तुम्हें पता है अलग सर इलाहाबाद के, तो इलाहाबाद के रजिस्टर्ड ऑफिस इलाहाबाद है, हेड ऑफिस नोएडा है, रजिस्टर्ड ऑफिस इलाहाबाद है, वहां पे रख लो या किसी और जगह रख लो, जो भी जगह बीओडी ने डिसाइड की है। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा तुम कहीं और रखता है बीओडी तो बस कोई बात नहीं, रख ले, उसकी जानकारी आरओसी को 7 दिन में दे देनी पड़ेगी। लेकिन आजकल ये सब होता नहीं है बेटा, क्योंकि आजकल तो क्या आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर पे रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड कंप्यूटर पे ये चीजें रहती है। तो कहीं भी आरओ में रख लो, किसी और जगह रख लो, ठीक है चलेगा। बस जिस भी जगह रख रहे हो उसकी जानकारी आरओसी को 7 दिन, जहां पे भी जब भी तुमने जगह बदली उसके 7 दिन के अंदर आरओसी को जानकारी दे दो, या इलेक्ट्रॉनिक मोड पे रख लो। ये जिम्मेदारी किसकी, ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है हेड ऑफिस की। ठीक है, कि खुद की भी और ब्रांच की भी ये मेंटेन करेगा। लेकिन सर अगर जैसे पीडब्ल्यू विदेश में भी है, ठीक है, गल्फ कंट्रीज में पीडब्ल्यू आ गया है, ठीक है, तो अगर ब्रांच भारत के बाहर है या भारत के अंदर है, कहीं पर भी ब्रांच है, मान लिया जाएगा कि ये 128(1) सेटिस्फाई हो जाएगा। ब्रांच ऑडिट, ब्रांच की बुक्स के बारे में बात कर रहा है कि यार मान लेंगे कि 128(1) मान हो जाएगा, ब्रांच अगर भारत के बाहर है भारत में है। अगर ब्रांच पूरे अकाउंट्स नहीं लेकिन प्रॉपर पीरियोडिक रिटर्न रजिस्टर्ड ऑफिस को या जहां पर भी भेजना था वहां पे भेज दिया, तो मान लेंगे कि हेड ऑफिस ने अपना काम कर लिया। चलो इसको लिख लेते हैं बेटा। एचओ तुम लोग समझ में आ गया, एचओ की जिम्मेदारी है एचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कंपनीज एक्ट तुम लिख लोगे अपने आप, ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट 128(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट,
कि उसे बुक्स, पेपर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स, ये सब ठीक है, ये सब बनाने भी है, मेंटेन भी करने हैं एज पर अक्रूवल बेसिस पे, डबल एंट्री सिस्टम भी बनाने भी है, मेंटेन भी करने हैं। ठीक है, खुद के भी करने हैं। ठीक है, ब्रांच के भी करने हैं, प्लस एच और ब्रांच के ट्रांजैक्शन का भी ठीक है। ये सब, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? हेड ऑफिस की है। ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है बेटा? हेड ऑफिस की जिम्मेदारी है कि उसे ये सब करना है। कब का? हर साल का, प्लस यह सब आरओ में, अब मैं ये 7 दिन वाला नहीं लिख रहा, आरओ में किसी और जगह, बस 7 दिन में आरओसी को बताना है उस जगह के बारे में। और इलेक्ट्रॉन में हर साल का, ये सारा काम, ये जिम्मेदारी किसकी? हेड ऑफिस की ये जिम्मेदारी है। अगर ब्रांच ऑफिस विदेश में है, विदेश में है, या भारत में कहीं और है, तो ऊपर लिखी हुई सेक्शन 121 की एचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल्ड मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? फुलफिल्ड मानी जाएगी अगर वह ब्रांच
प्रॉपर प्रॉपर पीरियोडिक रिटर्न, अपने खाते वातों की प्रॉपर पीरियोडिक रिटर्न एचओ को समझ में आया? अगर प्रॉपर पीरियोडिक रिटर्न एचओ को भेजता रहता है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एचओ को हर जगह जाके अपने बुक्स बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रांच प्रॉपर पीरियड, जैसे हमारा जयपुर ब्रांच है, जो भी खर्चे हैं कि अंकित सर जूस पी रहे हैं, अंकित सर खाना खा रहे हैं, अंकित सर घूमने जा रहे हैं, जो भी खर्चा अंकित सर का लग रहा है, अगर प्रॉपर पीरियोडिक रिटर्न जयपुर का ब्रांच हेड ऑफिस को भेजता है, तो हेड ऑफिस आके यहाँ पे अकाउंटिंग नहीं करेगा बेटा। उम्मीद करता हूं तुम्हें अभी तक का ये सब जो भी है ये समझ में आ गया होगा। भाई ऑडिटर की ड्यूटीज है, ये कंटिन्यू फ्रॉम ड्यूटीज एक बार छोड़ना, ड्यूटीज अभी हम ऑडिटर की आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ऑडिटर की बेटा कई सारी ड्यूटी है, जिसमें से एक ड्यूटी ब्रांच ऑडिट रिलेटेड भी होती है। हेड ऑफिस की बात कर रहा हूं बेटा, ये ड्यूटी किसकी? हेड ऑफिस के ऑडिटर की, ठीक है? एचओ के एचओ के ऑडिटर की ड्यूटी है कि भैया समझो, ठीक है? ये हेडिंग एक बार छोड़ो, तुम ये समझो ब्रांच की सर ऑडिट कौन कौन कर सकता है, ब्रांच जयपुर ब्रांच की ऑडिट कौन कौन कर सकता है। तो सुनो देखो, जो ब्रांच है ना उसकी ऑडिट हेड ऑफिस का ऑडिटर भी कर सकता है। वो आ सकता है, जयपुर दिल्ली की नोएडा कितना दूर है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है? अब तो एक्सप्रेस वे बहुत शानदार बन गया है, पता है तुम लोग को कुछ एक्सप्रेस वे वगैरह के बारे में? तो ब्रांच हेड ऑफिस, ब्रांच की ऑडिट हेड ऑफिस का ऑडिटर कर सकता है, लेकिन चाहे ना किसी कारण से, चाहे ना तो किसी कारण से उस ब्रांच के लिए अदर ऑडिटर भी रखा जा सकता है, ठीक है? वही ये सब कब? ठीक है, अगर ब्रांच भारत में है। लेकिन सर अगर विदेशी ब्रांच की बात हो रही है, विदेशी ब्रांच की, हमारे गल्फ कंट्रीज के ब्रांच की बात हो रही है, तो कौन कर सकता है? सर अभी भी नोएडा से गल्फ जा सकता है, हेड हेड ऑफिस का ऑडिटर अभी भी कर सकता है। किसी और उस ब्रांच के लिए हम अलग ऑडिटर भी रख सकते हैं, लेकिन सर इतनी सी ब्रांच के लिए हम अलग ऑडिटर रखेंगे, हेड ऑफिस वाला आएगा जाएगा रहेगा घूमेगा फिरेगा, खर्चा हो जाएगा। तो भाई उस जो विदेशी ब्रांच है ना तुम्हारी, उसके अकाउंटेंट भी वहां की ऑडिट कर सकते। सर अकाउंटेंट ऑडिट, हाँ हाँ, अकाउंटेंट भी ऑडिट कर सकता है अगर उस देश के कानून इसकी आज्ञा देते हैं, ठीक है? ये कब होगा? अगर ब्रांच और बाहर, भारत के बाहर है, भारत के बाहर है तो भी एचओ का ऑडिटर कर सकता है, उसके लिए अलग ऑडिटर भी हो सकता है। और अगर उस देश के कानून इसकी आज्ञा दे तो तो वहां का अकाउंटेंट भी ऑडिट करके भेज सकता है, तभी जब उस देश के कानून इसकी आज्ञा देते हैं। कौन कर सकता है सवाल? विदेश में है, विदेश। अगर भारत में है भाई, तो हेड ऑफिस का ऑडिटर खुद तो कर सकता है, या ब्रांच के लिए अलग ऑडिटर रख सकता है।
ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। लेकिन लेकिन सर अगर विदेश में है तो कौन करेगा? भाई साहब अगर विदेश में है ना, तो भी तो भी हेड ऑफिस का ऑडिटर तो कर ही सकता है। ब्रांच का उस ब्रांच के लिए अलग ऑडिटर भी हो सकता है। ठीक है सर, आपको कितना मजा आया ना ऐसे करने में? मैंने कहा हाँ। उस ब्रांच का अकाउंटेंट भी कर सकता है। अगर उस देश के कानून कि भाई हमारे कंपनीज एक्ट को तो दिक्कत नहीं है, अगर उस देश के कानून इसकी अगर उस देश के कानून इस बात की आज्ञा देते हैं तो हमारे कंपनीज एक्ट को दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं, उम्मीद क्या, अब तो आ ही गया होगा, इतने इजी सा चीज है। तो भैया ब्रांच ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी कि वो प्रॉपर पीरियोडिक रिटर्न जो है, रिपोर्ट है ना, ठीक है, ब्रांच ऑडिटर की जिम्मेदारी, अगर कोई और ब्रांच ऑडिटर है तो वो हेड ऑफिस के ऑडिटर को ये रिपोर्ट भेजता रहे। ये ब्रांच ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि रिपोर्ट भेजता रहे। प्लस जैसे 143(12) तुमने शायद पढ़ा हुआ है, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, याद आ रहा है? 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ और उससे ज्यादा, अगर याद आ रहा है तो वो रूल 13 ऑफ कार 2014 होता था। यहां पर ब्रांच ऑडिटर की भी जिम्मेदारी है, अगर ब्रांच में कोई फ्रॉड हुआ है और तू उस ब्रांच का ऑडिटर है तो उसी ब्रांच की फ्रॉड की रिपोर्टिंग तू करेगा, रूल 12 ऑफ कार 2014 के हिसाब से। ठीक है, किसी और ब्रांच में हुआ है, मैं उसका ऑडिटर नहीं हूं तो तेरी जिम्मेदारी नहीं है। तू जिस ब्रांच का ऑडिटर है तेरी वही जिम्मेदारी है कि तू वहां का अगर कोई फ्रॉड हुआ है ना बेटा तो उसकी जानकारी तू देगा। ठीक है, फ्रॉड को रिपोर्ट करेगा। डेफिनेशंस हैं, ओहो, चलो आ जाओ। 3 तरीके के ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर जिसका मतलब है एचओ ऑडिटर, हेड ऑफिस का ऑडिटर, अदर ऑडिटर, कंपोनेंट का मतलब, चलो प्रिंसिपल ऑडिटर कौन होता है? हेड ऑफिस का ऑडिटर होता है सर। ये वो ऑडिटर है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग ऑन एंटिटी, पूरा पीडब्ल्यू, ऑन एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब ब्रांच। ठीक है, वन और मोर कंपोनेंट ऑडिटेड बाय अनदर, कोई ब्रांच ऑडिटर ने भी अगर किसी का किया है तो उसकी भी इंक्लूड करेगा। ठीक है, हेड ऑफिस का ऑडिटर। जब ब्रांच ऑडिटर की बात आती है तो ये अदर देन प्रिंसिपल ऑडिटर होता है, अदर देन हेड ऑफिस ऑडिटर होता है, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपोनेंट विच इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिटेड बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। सुनो बेटा, ये डेफिनेशंस नहीं है, पहले ये डेफिनेशंस नहीं आती थी, नहीं दी हुई थी, ये डेफिनेशन नहीं है बेटा। नया चीज आता है तो क्या करते हैं, याद आ रहा है? ठीक है, नई चीज होती है तो क्या करते हैं, तो ये डेफिनेशन नहीं है, इसको लास्ट पेज पे कर लो। मतलब डेफिनेशन नहीं है मतलब इस पे सवाल आ सकता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जी हाँ 3 नंबर ऐसे आ सकते हैं। प्रिंसिपल ऑडिटर हेड ऑफिस का ऑडिटर होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है, हेड ऑफिस का तो करेगा ही करेगा, ब्रांच के भी उसी को रिपोर्ट करनी है। ब्रांच ऑडिटर सिर्फ उस ब्रांच का करेगा और रिपोर्ट को हेड ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर को भेज देगा। कंपोनेंट यानी सर कोई भी डिवीजन, ब्रांच, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, एंटरप्राइज, अदर एंटिटी जिसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है प्रिंसिपल ऑडिटर मेन एंटिटी के ब्रांच में। इजी है, इसमें कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हमारे लिए यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। मतलब सर अभी अभी आपने क्या बताया कि ब्रांच का ऑडिटर ऑडिट, ब्रांच की ऑडिट करेगा और उस रिपोर्ट को वो हेड ऑफिस के ऑडिटर को भेजेगा, और हेड ऑफिस का ऑडिटर जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो उस कंपोनेंट के ऑडिटर की रिपोर्ट को चेक करेगा और अपने मेन ऑडिट रिपोर्ट में यूज करेगा। सर अगर कंपोनेंट वाले ने गलत कर दी ऑडिट तो ब्रांच की ऑडिटर की तो बैंड बच जाएगी। तो सर क्या प्रिंसिपल ऑडिटर को कंपोनेंट के ऑडिटर पे
भरोसा करना चाहिए। सर नहीं करे तो आ जाओ। ये सारी चीजें कहाँ कौन डील करता है? नया ऐसे आ गया बेटा हमारे लाइफ में ऐसे 600, जी हाँ, इसको रिकॉर्ड कर लो। वो 510 560 अभी रिकॉर्ड नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। 600 को रिकॉर्ड कर लो, यहीं पे है और कहीं नहीं है, इसका कोई मेंशन भी नहीं है। तो इसको प्लीज फर्स्ट पेज पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जिसका नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ अनादर ऑडिटर। मतलब कैसे हेड ऑफिस का ऑडिटर ब्रांच के ऑडिटर जो एक अनादर ऑडिटर है उसके काम को यूज करता है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, कितनी जिम्मेदारियां हो गई गलत काम की, तो ये बातें कर रहे हैं। तो जनरली तो जो हेड ऑफिस का ऑडिटर है यानी प्रिंसिपल का ऑडिटर है वो भरोसा करता है ओवर वर्क ऑफ कॉम्पोनेंट ऑडिटर। वो ब्रांच के ऑडिटर पे जनरली तो उसके काम पे भरोसा कर लेता है सर, अनलेस हो प्यार में ट्विस्ट आ गया, अनलेस कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां आ गई हैं सर, कोई ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं जिसकी वजह से ये जरूरी हो जाता है कि नोएडा से उठ के आइए जयपुर, प्रिंसिपल ऑडिटर टू परफॉर्म प्रोसीजर, खुद जयपुर आइए और खुद ऑडिट कीजिए हेड ऑफिस के ऑडिटर, कि प्रिंसिपल ऑडिटर टू परफॉर्म प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड एडवाइज द ब्रांच ऑडिटर। कि खुद आ रहा है ब्रांच में, खुद हथियार लगा रहा है, मैंने खुद ऑडिट कर रहा है और ऑडिट के साथ साथ ब्रांच के ऑडिटर को ज्ञान दे रहा है। क्या क्या ज्ञान दे रहा है कि देख भाई ब्रांच का ऑडिटर, तेरे को रखा है ना इस ब्रांच की ऑडिट करने, सही से काम कर, मेरे को नहीं आता, चल मैं सिखाता हूं, तू मैं जैसे वहां पे ऑडिट करता हूं ऐसे तू कर, यूज माय वर्क, यूजिंग ऑफ हिज वर्क, अरेंजमेंट फॉर, तू मेरा फोन नंबर डाल अपने मोबाइल में, मेरा ईमेल एड्रेस डाल, सब सेव कर, कभी भी दिक्कत आए मेरे को फोन कर लेना, आधी रात को तू गलत मत कर देना भाई बस। अरेंजमेंट फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर एफर्ट। भाई तू तो सिर्फ जयपुर का ऑडिटर है, मैं तो पूरे इंडिया में पीडब्ल्यू का ऑडिटर हूं, यहां गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है, यहां अंकित सर जाते हैं, यहां गड़बड़ी हो सकती है, एरियाज फॉर स्पेशल कंसिडरेशन पे बता सकता है, वो एडवाइस दे सकता है, टाइम टेबल बोल सकता है कि भाई सुन इस तारीख तक तू अपनी ऑडिट खत्म करना, क्योंकि इस तारीख तक तूने अगर ऑडिट खत्म की तभी तू रिपोर्ट बना के मेरे को भेजेगा, उसको मैं पढ़ूंगा, फिर अगर सही लगेगा तो अपनी रिपोर्ट में डालूंगा, तब मेरी मेन रिपोर्ट खत्म होगी। तू ही अगर टाइम में खत्म नहीं करेगा तो मेरी तो मेन ऑडिट रिपोर्ट डिले हो जाएगी। टाइम टेबल एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, अकाउंटिंग रिपोर्टिंग है ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट, अगर कोई ये लॉ वगैरह है वो उसको समझाएगा, देख ये सब अपने को फॉलो करने हैं, प्लस ब्रांच के ऑडिटर तू मेरे को लिख के दे कि तूने इन सबको फॉलो किया है, कहीं तूने कानून को फॉलो नहीं किया बैंड मेरी बच जाएगी, लिखित में ले लेंगे। ये सारी एडवाइसेस, कोई 4 एडवाइसेस याद रखनी है बेटा आपको, क्लियर है। अब प्रिंसिपल ऑडिटर, ये भी नया है, इससे ये टॉपिक भी नया है। प्रिंसिपल ऑडिटर माइट वाया क्वेश्चनर या चेकलिस्ट, कैसे भी, ठीक है, क्वेश्चनर सवाल पूछेगा या चेकलिस्ट की टिक मार ब्रांच का ऑडिटर, ये सारी चीजें हो गई क्या। प्रिंसिपल ऑडिटर माइट वाया क्वेश्चनर या चेकलिस्ट डिस्कस कर सकता है क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर ब्रांच के ऑडिटर ने अप्लाई किए हैं, रिव्यू कर सकता है रिटर्न समरी कि भैया मेरे को समराइज कर ब्रांच में क्या पता लगा है, या खुद तो पधार सकता ही है। खत्म ब्रांच ऑडिट। अब बेटा ब्रांच ऑडिट को भी मैं आपको बता रहा हूं, बुक से करने की जरूरत नहीं है, जो भी नई चीज थी या जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने यहां पे डाल दी है, यहां से आप करो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये वाली चीज तुम करोगे। ब्रांच ऑडिट को एक बार रीड कर लो, कुछ भी तुमको अलग नहीं मिलेगा या कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो चीज छोड़ दी है मैंने। तो ये वाली चीजें करके हम मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूं जॉइंट ऑडिट, ठीक है। आज क्या क्या किया सर, 701 किया, 710 किया और ब्रांच ऑडिट कैसे करते हैं वो खत्म किया। अब जॉइंट ऑडिट करेंगे, ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या क्या है वो देखेंगे, और कारो 2020, ये 3 चीजें हम लोग को देखना बाकी रह गया है। क्लियर है, पक्का। आज के लिए फिर हो गई एक अच्छी खासी क्लास, हाँ सर अच्छी खासी ड्यूरेशन हो गया क्लास का, आज की क्लास को करते हैं बेटा अपन खत्म। तो थैंक यू सो मच। शायद 2 लेक्चर लगेंगे और शायद 2 लेक्चर लगेंगे और इस चैप्टर को पूरा खत्म करने में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो डाउट डाल रहे हो। थैंक यू सो मच।